अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक होंगे। और जनाब है आज है मंडे। तो मंडे वाले दिन जो है मैंने सोचा कि हमेशा मैं ये बात करती हूँ कि हमें स्ट्रेस होता है और फिर हफ्ते का पहला दिन होता है, इस दिन बड़े सारे काम करने होते हैं। तो आपकी इन सारी प्रॉब्लम्स और परेशानी की वजह से जनाब मैंने एक ऐसे शख्स को फाइंड आउट किया जो कि बड़े की नोट्स बनाता है इस हवाले से, और आपकी प्रॉब्लम्स का जो उसने हल निकाला है वो निकाला है कि सारी प्रॉब्लम्स कहलाती हैं फोमो। और जनाब ये एक तरह का डिसऑर्डर भी होता है कि बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ों की प्रॉब्लम हो जाती है। यानी कि जैसे मैं आपसे इससे पहले जिक्र करी थी ना कि सो के उठते ही सारी टेंशन्स जो हैं वो शुरू हो जाती हैं। ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है। तो जनाब इस तरह के लोग जो हैं वो किसी न किसी डिसऑर्डर का भी शिकार होते हैं। और ये जो साहब हैं ये हैं जय पैट्रिक मैगनस, जिन्होंने ये इस्तिलाह जो है वो इन्वेंट की है। और ये जो फोमो है ये एक तरह का साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। जी हाँ, ये एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है जो कि मार्केटिंग से रिलेटेड फील्ड के लोगों में या फिर उन लोगों में जो कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। और ये फोमो का मतलब होता है कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी चीज़ों को खो देने का डर। अरे मैंने कोई कॉल तो मिस नहीं कर दी, वो बड़े काम की कॉल थी। ओहो, पता नहीं किसी ने मुझे जॉब के लिए ऑफ़र किया होगा। अरे मैंने कोई कमेंट तो मिस नहीं कर दिया, उसमें बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी थी। अरे मैंने इनबॉक्स मैसेजेस तो मिस नहीं कर दिए, उसमें तो किसी ने बहुत कुछ ऐसा लिखा था कि मेरे काम आ सकता था। ये जो खो जाने का डर और ये चीज़ ना रह जाए, वो चीज़ ना रह जाए। ओहो, अब जो मार्केटिंग के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, उनको ये टेंशन होती है जी लिमिटेड ऑफ़र है, टाइम कम है, सेल नहीं हो रहा, चीज़ें ज़्यादा करनी है। तो ये सारी टेंशन्स और ये सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं लोगों को बना देती हैं साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। और यकीन करें अगर आपको कोई परेशानी नहीं भी है तब भी आप हर वक्त बैठ के डरते रहेंगे, मैंने ये मिस कर दिया, मैंने वो मिस कर दिया, अगर मुझे वो बड़ा सा प्रोजेक्ट मिल जाता तो बहुत कुछ चेंज हो जाता। ओहो, मैं वहाँ जल्दी नहीं पहुँचा तो क्या होगा, मुझे ये काम नहीं मिला तो क्या होगा। तो ये एक डिसऑर्डर है जो अगर एक्सेस हो जाए, ठीक है, जिम्मेदार रहना, रिस्पॉन्सिबल रहना, अपने काम की परवाह करना, अपनी चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है। और ये हमारा काम है कि हम रोज़ाना अपनी ज़िंदगी के मामलात में रिस्पॉन्सिबल रहें। लेकिन अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम ज़रूरत से ज़्यादा सोच रहे हैं और ज़रूरत से ज़्यादा डर रहे हैं हर चीज़ को खो देने से, तो मेरे ख़्याल में यहाँ पर हमारी शायद कोई ईमान की भी कमज़ोरी हो सकती है, कोई अल्लाह पे भी जो है वो हमें लगता है कि जी हम कोई खुदा ना खास्ता कोई कम तो नहीं सोच रहे। नहीं, ऐसा नहीं है। हमें अपना जो ईमान है वो मज़बूत रखना है और हमें ये सोचना है कि जी हर काम अल्लाह ताला के हाथ में है। और जो चीज़ें हमारी कोशिश के बावजूद भी हमें नहीं मिल पाती वो फिर अल्लाह पर छोड़ देनी चाहिए। आप अपनी मेहनत करें, आप ऐसा अपनी लाइफ़स्टाइल को बनाएं, आप अपने लाइफ में जो है वो ऐसी चीज़ें करें ताकि आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो। अच्छा जनाब, तो अब ये जो मैंने आज ज़िक्र किया, इस बात का ज़िक्र मैं हर मंडे को करती थी। और जब मुझे पता चला कि भाई इसके ऊपर तो ये तो एक डिसऑर्डर भी है और ये तो वाकई बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम भी है, क्योंकि बहुत सारे लोग हर बात पे बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट करते हैं। लाइक अगर कुछ नहीं हो सका या कोई प्रॉब्लम हो गई तो उनको लगता है पता नहीं क्या हो जाएगा। नहीं, हमें हमेशा पेशेंस के साथ, सब्र के साथ अपनी ज़िंदगी के मामलात को आगे लेकर चलना चाहिए। क्योंकि अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ की भी फ़िक्र कर रहे होते हैं, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, तो ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में मत सोचिए। मेहनत ज़रूर कीजिए, रिस्पॉन्सिबल रहिए, लेकिन अगर कहीं ना कहीं आपसे कुछ छूट जाता है तो उसको जाने दीजिए। अपने आप को भी माफ़ कीजिए और दूसरों को भी माफ़ कीजिए। और ये जो है ना फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो, ज़रा इससे दूर रहिए। और इसी के लिए एक जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है वो ये भी है कि लोग सोशल मीडिया यूज़ करने के इतने आदी हैं कि जब वो रात को सो रहे होते हैं ना, उस टाइम पर भी उनको अपना सेलफोन साथ रख के सोना होता है और वो ये टेंशन साथ लेके सोते हैं कि जी किसने कमेंट कर दिया या किसने मुझे क्या कह दिया। तो जनाब ये सारी बातें जो हैं वो रिलेटेड हैं हमारे किसी न किसी प्रॉब्लम से, और जब ये बढ़ जाती हैं तो डेफिनेटली हमें जो है वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी हो जाता है। तो अल्लाह ताला हम सबको परेशानियों से और मुसीबतों से बचा के रखे। अब कुछ बात कर लेते हैं हम ऐसे लोगों की जिनके ख्याल में वो बिल्कुल फिट हैं और वो अपनी लाइफ जो है बड़े मज़े से गुजार रहे हैं
और अच्छे अच्छे वो फ्रेश जूसेस। आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा ये कहते हुए, हम तो हेल्दी नाश्ता करते हैं, हम तो नाश्ते में जूस का इस्तेमाल करते हैं, हम तो अपने नाश्ते जो है वो ऐसे करते हैं कि कैलोरीज का पूरा ख्याल रखते हैं, हम तो इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं। इन दी एंड जब वो डॉक्टर के जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनको हो जाती है डायबिटीज़, वो फिट नहीं होते। तो वो ये सोचते हैं कि हम तो फ्रेश जूस पी रहे थे, हम तो हेल्दी लाइफस्टाइल जो है वो चला रहे थे अपनी। फिर क्या हुआ? फिर ये होता है कि उनको प्रॉब्लम डायग्नोज नहीं होती, यानी जो डायग्नोसिस होते हैं वो उतने ठीक नहीं होते और बस वो बीमार हो जाते हैं। इसकी जो एक हिडन या साइलेंट वजह होती है वो ये भी होती है कि एक तो ये जो पैकेट जूसेस होते हैं और दूसरा जो फ्रेश जूसेस होते हैं। फ्रेश जूस पीना बहुत अच्छा है, लेकिन उससे कहीं गुना बेहतर ये है कि आप फ्रूट खाएं, क्योंकि फ्रेश जूस जो है वो जिस तरीके से आपके बॉडी में जाता है तो उसमें आपको पता नहीं होता कि फ्रेश जूस में डाइजेशन प्रोसेस उसका इंक्रीज़ हो जाता है जब उसको आप खाली पेट पीते हैं। या फिर आपको उसके पीने का तरीक़ाकार रखना चाहिए, ये होना चाहिए कि आप फ्रेश जूस को खाने के बीच में पिएं या फिर आप खाने के बाद पिएं, क्योंकि जो लोग खाली पेट फ्रेश जूस पीते हैं वो जो ब्लड के अंदर ज़्यादा जल्दी डाइजेस्ट होता है और शुगर की जो तादाद है वो बढ़ा देता है। तो अगर एक 7 साल का बच्चा है तो उसके लिए 1 गिलास फ्रेश जूस रोज़ाना ठीक है, इट्स फाइन। बट ये भी ज़रूर ध्यान रखिए कि जो भी जूसेस, चाहे पैकेट जूसेस हों या आपके फ्रेश जूसेस हों, जो भी जूसेस आप ले रहे हैं, कहीं आपकी शुगर साइलेंटली एक्टिव तो नहीं हो रही, कहीं आपको वो शुगर तो नहीं बना रहा। इस बात का ज़रूर ख्याल रखें और अपनी डाइट को मेंटेन करें। अपने शुगर के जो चेकअप्स हैं वो रेगुलर करवाएं। इसके अलावा अगर बेहतरीन बात यह है कि आप फ्रूट को खाएं बनिस्बत इसके कि आप उसका जूस बनाएं। जूस बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन समटाइम्स कुछ लोगों के लिए जो है वो शुगर की वजह से उनको प्रॉब्लम करते हैं। अच्छा जनाब, अब जो है वो हम बात कर लेते हैं कि ये हर घर में बच्चे होते हैं, मतलब हम देखते हैं कि हर घर में बहुत सारे बच्चे होते हैं और जो छोटे बच्चे होते हैं यानी न्यू बॉर्न से थोड़े से बड़े या न्यू बॉर्न बच्चों की अगर हम बात करें, मतलब थोड़े से उससे बड़े जो बच्चे होते हैं वो कहलाते हैं जनाब वेलक्रो। अच्छा, मुझे ऑब्वियसली जब मैंने देखा कि यार ये किस तरह की ये टर्म है या ये क्या है एक्चुअली और इसको क्या इन बच्चों के साथ क्या प्रॉब्लम होती है, तो मैंने कहा मैं आपके साथ में भी शेयर करती हूँ। वैसे ये बड़ा कॉमन है लेकिन उसके बावजूद भी बड़ा यूनिक सा है। ये वो बच्चे होते हैं जो कि अपने मदर के साथ जो है वो हर वक्त अटैच रहते हैं और ये बच्चे इस तरह के होते हैं कि अगर ये अपने जो वालदा होती हैं उन्हीं के साथ ज़्यादा सोते हैं और जब वो उठकर कहीं जा रही होती है तो उनकी आँख खुल जाती है। ये थोड़ी सी भी जो है वो दूरी अपनी वालदा से या अपनी माँ से बर्दाश्त नहीं करते। ये बच्चे कहलाते हैं वेलक्रो और इनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है इनकी अटैचमेंट होती है। तो जो आपने सुना होगा ना कि जो अक्सर औरतें कहती है कि भाई ये तो मेरे बगैर बच्चा मेरा जो है ना वो अगर मैं उठ के जाऊंगी तो ये तो इसने फ़ौरन से उठ जाना है और जो है ये तो हर वक्त जो है वो मेरे साथ ही रहता है, मेरे बगैर खाना नहीं खाता, ये सारा कुछ। तो ये वेलक्रो कहलाते हैं और इनकी जो एक तरीके से इनकी जो हैबिट होती है वो इसी तरह की होती है, बड़े लाडले टाइप के भी होते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि थोड़ी सी हैबिट चेंज करें तो डेफिनेटली इनके अंदर आप स्लोली और ग्रेजुअली चीज़ें कर सकते हैं। इनकी आप अच्छे तरीके से काउंसलिंग कर सकते हैं ताकि ये खुद भी इनके अंदर कॉन्फिडेंस आए, ताकि खुद भी ये अगर किसी टाइम पर अकेले हों तो कहीं भी थोड़ी देर के लिए भी हो तो वो रोना ना शुरू कर दे। तो इनके साथ आपको एक प्रॉपर ग्रूमिंग करनी पड़ती है और प्रॉपर तौर पर इनके साथ आपको खेलना पड़ता है, प्रॉपर इनको टाइम देके इनको ग्रूम करना पड़ता है। अच्छा, अब जो है वो जनाब एक और टॉपिक जो मैंने आपके साथ में शेयर करना था वो टॉपिक है सांस लेने से रिलेटेड। अच्छा जनाब, अब क्या हमें सांस लेना आता है? आई थिंक सो। सबका जवाब यही होगा कि हाँ जी, हमें सांस लेना आता है, हम सांस ले सकते हैं और हम तो रोज़ सांस लेते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि हम 50,000 बार हर रोज़ सांस लेते हैं और बहुत सारे लोग जो हैं वो मुंह से सांस लेते हैं, नाक से सांस नहीं लेते, जिसकी वजह से उनको दीगर प्रॉब्लम्स होती हैं, कंजेशन होती है, इश्यूज़ होता है। और सांस की जो किल्लत है वो क्या है? सांस की किल्लत बेसिकली ये है कि आपको ठीक से सांस ना आ रहा हो। मतलब मैंने ट्राई किया तो मुझसे तो नहीं हुआ, मतलब फिर मुझे यकीन आया कि नहीं, वाकई हम लोग बहुत सारे लोग मुंह से ही सांस लेते हैं, नाक से सांस नहीं लेते। तो सांस नाक से लेना चाहिए ताकि आपकी जो ब्रीदिंग है वो एक्यूरेट रहे, ताकि आपको ये जो फेफड़ों के इश्यूज़ हैं
ये ना हो, ताकि आपके जो दीगर आपको कहते हैं ना कंजेशन हो रहा है वो ना हो। तो ज़रूर इस बात पर गौर कीजिएगा, और जो ब्रीदिंग जो रेमेडीज़ होती हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती हैं, वो कीजिएगा, क्योंकि जब हम मुंह से सांस ले रहे होते हैं तो उसकी वजह से बहुत सारी दफ़ा ऐसा भी होता है कि हम जहनी दबाव, तनाव और स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं और हमें पता भी नहीं होता। हम कहते हैं हम बहुत खुश रह रहे हैं, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना वो लाइफ में थोड़ा थोड़ा चेंज करती हैं और आपको जहनी दबाव और स्ट्रेस की तरफ लेके जाती हैं। तो अभी आप लोगों ने, बल्कि मैं भी ना फारिग टाइम में ये प्रैक्टिस करूँगी, अभी हम लोगों ने ये प्रैक्टिस करनी है कि भाई हम मुंह के बजाय नाक से सांस लें और देखते हैं, लेट्स सी हम में से कितने लोग लेते हैं। वैसे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे भी ब्रिलियंट और उन्हें पता भी होगा कि जी सांस जो है वो नाक से ही लेना चाहिए और वो सेहत के लिए अच्छा होता है। सो आज जो है ये टॉपिक्स मैंने आपके साथ में शेयर किए। अभी जो हमारी टॉप स्टोरीज़ हैं, सीनियर रिपोर्टर्स जब बैठेंगे तो हम आपके साथ में टॉप स्टोरीज़ भी शेयर करेंगे। और साइम अयूब से रिलेटेड जो है वो एक खबर जाते जाते मैं आपके साथ में शेयर कर देती हूँ कि हमारी कौमी टीम का जो असासा है साइम अयूब, ऑब्वियसली वी ऑल नो कि वो इंजर्ड हैं और इस पर उनको सदर आसिफ जरदारी ने जो है वो टेलीफ़ोन किया है, उनकी अयादत की है। साइम जो है वो जनूबी अफ्रीका में, उनसे टेलीफोन पर उनकी बात हुई है और जो उनको चोट लगी है तो उनकी सेहतियाबी के लिए उन्हें दुआ की। उन्होंने पूछा कि भाई किस तरह आपको ये चोट लग गई है, और फिर साइम ने जो है वो सदर आसिफ जरदारी का फ़ोन पर शुक्रिया भी अदा किया। और साइम एक ऐसे प्लेयर हैं कि जब उनके ज़ख्मी होने की या उनके इंजर्ड होने की खबर सामने आई थी ना तो सबके दिल बुझ से गए थे कि अब क्या होगा। बट अल्लाह ताला साइम अयूब को सेहत दे, विश यू ऑल द बेस्ट, क्योंकि हम चाहते हैं कि चैम्पियंस ट्रॉफी में जो है वो साइम ख़ास कारकर्दगी दिखाएं। तो शो में वापस आएंगे, अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपके साथ में टॉप स्टोरीज शेयर करेंगे। स्टे विद अस, कीप वॉचिंग सिटी एट 10। वेलकम बैक। तो जनाब हमारे सीनियर रिपोर्टर्स ने हमें ज्वाइन किया है और ब्यूरो चीफ कराची ने भी हमें ज्वाइन किया है। स्टार्ट करना था मैंने बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ से, आपको ज़रा घुमाते ट्रैवल कराते कि कहाँ कहाँ जो है हमारे मुल्क में गिलगित बल्तिस्तान में कौन कौन सी ऐसी चोटियाँ हैं जो कि इंटरनेशनली मशहूर हो रही हैं। लेकिन उससे पहले एक अफसोसनाक खबर। अस्सलाम वालेकुम अशरफ भाई। अस्सलाम वालेकुम मेराज भाई, वेलकम टू द शो। अच्छा, ये अभी जो है खबर सामने आई कि बूरावाला में ये नशई है जिसने फायरिंग की है और इसकी फायरिंग से इसकी बहन और खाला जो है वो कत्ल हो गई हैं और पुलिस का कहना है कि मुलजिम फरार हो गया है, इसकी तलाश जारी है और इन दोनों की जो लाशें हैं वो मुंतकिल कर दी हैं हेडक्वार्टर अस्पताल। अच्छा, वाक़े की जो है वो तफ्तीश की जा रही है। मेराज भाई, अभी कितने और ऐसे वाक़यात हैं रोज़ाना जो हम कोशिश करते हैं कि जी कोई पॉजिटिव ख़बर मिल जाए, कोई अच्छी खबर मिल जाए। अगर चोरी नहीं हो रही, डकैतियाँ नहीं हो रही, तो इस तरह की अब खबरें सामने आ रही हैं कि घरों में भी इस तरह के हालात हैं। मतलब बहन और खाला, ये वो रिश्ते होते हैं कि बंदा अगर इन रिश्तों को बंदा अपने माँ बाप की तरह ही समझता है। आप कत्ल किया आपने और आप भाग गए, अब ये किस तरह की माइंडसेट है, ये किस तरह के वाक़यात हैं? देखिए, अफसोसनाक सूरत हाल है। असल में एक तो क़ुव्वत बर्दाश्त जो है ना वो अदम बर्दाश्त का शिकार हो गया माशरा। हाँ। हालात, बेरोज़गारी और बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं जिनकी वजह से लोग जो है ना वो कुछ लोग जुनूनी होते जा रहे हैं इसमें, ठीक है ना। अच्छा, एक तो ये मामला है। अच्छा, दूसरा मामला ये है कि जब भी हमने रिपोर्टिंग की है ना, ये जिसमें घर की जो ख़वातीन है अगर उनको टारगेट किया गया है घर के किसी फर्द की जानिब से, तो उसमें एक और भी फैक्टर निकलता है कोई गैरत के नाम पे कत्ल का ज़्यादातर, ठीक है ना। और दूसरी बात यह है कि आपने इसमें बताया कि नशे में था ये शख्स। बहरहाल ये तो जब वो गिरफ्तार होगा तो उसका मेडिकल होगा तो कंफर्म होगा, क्योंकि अमूमन ये लोग कह देते हैं कि जी नशे की हालत में इसने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन बाद में वो चीज़ क्लियर नहीं हो पाती है। तो इसमें दो इशूज़ हैं। एक या तो फिर बर्दाश्त उसमें ख़त्म हो गई थी और नशे की हालत में था, अपने हवास खो बैठा और उसने उसके बाद ज़ाहिर सी बात है असलहा होगा उसके पास, तो उसने फौरी तौर पे फायरिंग कर दी अपने घर में और इस तरह से खाला और बहन को उसने मार दिया है। लेकिन बहरहाल कुछ भी कहें कि आज सुबह की सैड न्यूज़ है और मूड वाकई सबके ही ये सुन के अजीब सा माहौल हो जाता है ना कि सुबह सुबह जो है हम इस तरह की बातें करें, लेकिन क्या करें जी, खबरें हैं, देनी तो हैं। तो इसमें दो किस्म के फैक्टर्स हैं ये, या तो ये गैरत के नाम पे कत्ल है, ठीक है, या फिर ये नशे की हालत में और क़ुव्वत बर्दाश्त उसकी जवाब दी गई किसी बात पर और उसने जो है अपना फायरिंग कर दिया। अच्छा, पैसे मांग रहा था वो, नशे के लिए पैसे मांग रहा था बहन और खाला से।
हाँ बिल्कुल ऐसा है। और ये वाकयात कराची में भी होते रहे हैं, ये खाली पंजाब का मामला नहीं है। अगर भूरे वाला में ये वाकया हुआ तो इस तरह के कराची में भी मामला था, क्योंकि नशे के आदी अफराद जो है। अच्छा, इसमें बहुत सारे उन फैमिलीज की भी गलती है, उन लोगों की भी गलती है कि भाई अगर आपकी फैमिली में कोई नशा करता है तो या तो आप उसको रिहैब सेंटर ले जाएं, या एटलीस्ट आप उसकी कोई कंप्लेन, कोई इस तरह के इकदाम करें कि वो आपके लिए हार्मफुल ना हो। अगर वो नशा करता है फिर भी आप उसका या तो वो रिहैब सेंटर नहीं ले जा रहे या उसके लिए कुछ नहीं कर रहे, तो फिर इस तरह के नुकसान फिर घर वाले ही भुगतते हैं। बिल्कुल होते हैं, और ये होता रहा है। कराची में भी हमने देखा है, बहुत सारे ऐसे वाकयात हुए हैं। घर में अगर कत्ल नहीं किया तो तशद्दुद का निशाना बनाया है, क्योंकि देखिए जब नशे के आदी को नशा नहीं मिलता और उसकी मतलूबा रकम नहीं मिलती है तो उसको कुछ भी सुझाई नहीं देता। उसके सामने अगर उसके वालिदैन हैं तब भी उसके लिए उनकी कोई हैसियत नहीं है, क्योंकि नशा उसके सर पे तारी है और वो नशा जो है उसको झंझोड़ा होता है, उसकी वजह से वो जो है फिर इस तरह के वाकयात होते हैं। अच्छा, मेन मामला ये है कि हम इस्लामी ममलिकत है हमारी, ठीक है, हमारे जो पुलिस अफसरान इतने बुलंद बांग दावे करते हैं, बात यह है कि मनशियात बिक क्यों रही है। सही, आप आज अगर आईजी साहब बोलते हैं, मनशियात बिक ही क्यों रही है, सिंध बोले, पुलिस चीफ बोले कि भाई हमने मनशियात के खिलाफ काम किया, उससे कुछ कमी आई है, तो मैं इसको नहीं मानता। उसके लिए ट्राई करने के लिए आप किसी भी एक नशे को जो है 500 रुपए का नोट दें और से बोले जा नशा करके आ, तो यकीन करेंगे पैदल जाएगा, पैदल आएगा और कहीं ना कहीं से ले आएगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं मिल रहा है। जब उस नशे को पता है तो इसका मतलब है पुलिस को भी पता है, आम आदमी को तो पता है, तो पुलिस को भी पता है। तो बात है कि हमें तो ऐसा लगता है कि शायद पुलिस इस मामले में जो है वो जानबूझकर जो है वो काम नहीं करती, और ये मामला है चलता रहता है, क्योंकि इससे एक बहुत बड़ा जो है वो ब्राइब मनी का जो फंड है वो इकट्ठा होता है। सही। अशरफ भाई, आप अगर इस पे कुछ ऐड ऑन करना चाहें। भाई देखें, अगर हम जैसे कि मेराज भाई ने पहले भी एक बार बोला है कि हम कराची हाईलाइट करते हैं, लेकिन इसके साथ पंजाब में भी ऐसे वाकयात होते हैं। ख़ानदानी दुश्मनी भी होती है, फिर गैरत के नाम पे होता है, बाकी ये जो नशे का है ये मामला भी है। तो कंसर्न ये है कि अगर आपको कोई चीज़ रोकनी है तो प्रॉपर प्लानिंग के साथ जाना होगा, कि खुलेआम जैसे कि नशा अगर कोई कर रहा है तो उसको जो चीज़ें मिल रही हैं तो उसके ऊपर क्रैक डाउन होना चाहिए, जो नज़र आना चाहिए। सही। और ये ऐसा कारोबार है कि इसे पनप रहा है इस मुल्क में। और पहले जो ये स्मगलिंग होके बाहर जाता था, लेकिन अब हमारी नस्लों को ख़राब कर रहा है ये। सही। तो इसके लिए जो नशा है, आपको पता है, उसके बाद उनको नहीं पता होता है कि क्या कर रहे हैं, क्या करना है। अब गैरत के नाम पे हुआ है क्या है वो तहकीकात के बाद पता चलेगा, लेकिन ये अफसोसनाक वाक़या है। और अगर देखें कि अपने ही कोई प्यारा अपने किसी प्यारे को मारे तो यकीन नहीं आता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि यकीन नहीं आता कि किस तरफ हम लोग जा रहे हैं और कहाँ हम लोगों का दिमाग या हम लोगों की जहनी हालत किस तरह की हो गई है कि आप अपने घर वालों के ऊपर ही तशद्दुद करें, बहन और खाला। ये आप इनफैक्ट आप छोड़ें, आप किसी को भी हर्ट करने का सोच भी कैसे सकते हैं कि आपकी ज़ात से किसी और को तकलीफ़ पहुँचे। और इस तरह से अगले बंदा नशे में था, उसने कत्ल कर दिया, मतलब ये माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है। और आपके घरों में भी अगर ऐसे लोग मौजूद हैं, प्लीज़ उनका इलाज कराएं। अगर वो इलाज से ठीक नहीं होते हैं तो प्लीज़ उनके लिए इस तरह के इकदाम करें कि उनको फिर उनका कुछ इस तरह से बंदोबस्त करें कि वो आपकी जान पे ना बने। क्योंकि बात यह है कि एक तो मंशियात बिकनी नहीं चाहिए, जैसे मेराज भाई बात कर रहे थे, और अगर इस तरह के घर में लोग नशे के आदी अफराद हैं उनका प्लीज़ इलाज कराएं। रिहैब सेंटर हैं, उनको लेकर जाएं। उनको तो वैसे ही नशे में होते हैं, नहीं पता होता। बहुत सारे घर वाले जो है वो खुद उनकी हालत जब ख़राब हो रही होती है तो खुद कहते हैं कि भाई ये इसको कुछ हो जाएगा अगर आपने नशा नहीं दिया। नहीं, आप उनको रिहैब सेंटर लेकर जाएं, उनका इलाज कराएं, ये बड़ा ज़रूरी है। अच्छा जनाब, नेक्स्ट स्टोरी की जाने बढ़ते हैं और ये बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी है, लेकिन उससे पहले मैं पूछती हूँ, अशरफ भाई आप घूमने फिरने जाते हैं? बहुत शौक है। अच्छा मेराज भाई आप जाते हैं? बिल्कुल है। चलिए जी, आपके साथ में एक मज़े की खबर, बल्कि अच्छी खबर शेयर करते हैं। और हमें तो बड़ा फ़ख्र है कि हमारे जो गिलगित बल्तिस्तान है उसको CNN ट्रैवल ने मस्ट विजिट की जो लिस्ट है उसमें शेयर किया है, और उनकी जानिब से ये कहा गया है कि भाई यहाँ पर इतनी सारी मुश्किलात हैं, ट्रैवलिंग बड़ी मुश्किल है, यहाँ पर जो है वो दीगर चीज़ें इतनी प्रॉब्लमेटिक होती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी गिलगित बल्तिस्तान की 14 जो चोटियाँ हैं वो इतनी खूबसूरत हैं कि पूरी दुनिया से लोग जो है वो वहाँ पर जाते हैं। और हर साल जो है मुकामी हो या बैनुल-अक़वामी लोग हों वो वहाँ पर जाते हैं। और उन्होंने कहा है कि जी 2025 में अगर किसी ने विज़िट करना है तो प्लीज़ गिलगित बल्तिस्तान जाइए, वहाँ घूमिए। इनफैक्ट जो उनके एक्सपीरियंसेस थे उन्होंने वो भी शेयर किए। अशरफ भाई, कन्वेंस का मसला, दीगर इश्यूज़ वहाँ पर किस तरह की मुश्किल एरिया है, उसके दुश्वार गुजार रास्ते, उसके बावजूद भी बैनुल-अक़वामी सतह पर जो सयाह हैं वो आते हैं। और अब हम ये CNN की जो ट्रैवल न्यूज़ है उसमें भी आ गए हैं। उन्होंने रेकमेंड किया है लोगों को कि भाई आप
पाकिस्तान जाएं, गिलगित बल्तिस्तान। देखिए सबा, एडवेंचर जिसे कहते हैं ना, कि दुनिया में जो ख़ास तौर से यूरोप के या ब्रिटिश, ये बहुत शौक है एडवेंचर करने का ना, और ऐसी जगहें जाने का जिसको जाने के लिए एडवेंचर करना हो ना। हम लोग गए थे झील सैफलन में अपनी ज़िंदगी में ना, तो मेरे दोस्त थे, हम जीप हमने किराए पे ली थी क्योंकि गाड़ियाँ तो जा नहीं सकती जो रोड है। अच्छा, मैं पहले तो शौक में आगे बैठ गया। उसके बाद क्या हो रहा था कि वो जो जगह हैं कि मतलब ऐसे कि आप क्रॉस करने के लिए ना बिल्कुल एक जगह पे एक जगह होती है, वो थोड़ा साइड में होता है, फिर ये गाड़ी निकलती है। तो वहाँ पे हो रही थी बारिश हल्की हल्की। अच्छा। ठंड शुरू हो रही थी, तो बारिश हो रही थी, तो उसके बाद क्या हुआ कि वो क्यों स्लिपरी हो रहा था, जब वो साइड में गया तो वो जो बंदा होता था वो उतर के पत्थर रखता था ना। अच्छा, वो मतलब गाड़ी आगे ना निकल जाए, क्योंकि स्लाइडिंग है, वो नीचे जा रहे हैं हम झील सैफलन मुल्क के लिए। तो ये जो है ना यहाँ आ जाए। तो मैंने उसको कहा कि भाई मैं ऐसा करता हूँ, जब आप रोको ना मुझे पता, मैं पीछे उतर जाऊंगा ना, मैं पीछे से आ जाऊंगा। कह रहा है साहब आप बैठे रहें, क्योंकि अगर आप स्लिप हो गए, क्योंकि वो बिल्कुल मतलब समय कीचड़ जैसा हो रहा था ना। कह रहा है आप गाड़ी में बैठे हुए सेफ हैं, ये ड्राइवर चैंपियन है ना। अब हमने उसके ऊपर क्या नहीं करते, उस पर भरोसा किया। लेकिन जब वहाँ पहुँचे, तो जब आप वो पहाड़ियों से निकल के, क्योंकि आप पहाड़ों के बीच से निकल रहे हैं ना, जब उसके सामने व्यू आपका ये फुल 360 आता है ना सामने, तो आप कहते हैं जन्नत में आ गए। तो ये जो एडवेंचर है, क्योंकि हमें भी शौक है, अगर छुट्टी मिल जाए तो मैं नारायण कागान और इसके अलावा आज़ाद जम्मू कश्मीर गया हूँ। तो मेरा पूरा प्लान था फैमिली के साथ, तो हम सिर्फ वहीं रुक गए, क्योंकि वो जो आज़ाद जम्मू कश्मीर है, मतलब जन्नत नज़ीर वादियाँ, क्या बात है जी। तो उसी तरीके से गिलगित बल्तिस्तान है। अगर आप जाएं तो आपको मतलब लोग जो वहाँ के हैं, वहाँ के लोगों की सकाफत भी देखेंगे। तो गिलगिती सही, तो आप देखेंगे कैसे रहते हैं। अच्छा, वहाँ पे क्या है, ठंड वगैरह उन सब का गोश्त कैसे रखते हैं, उसको प्रिजर्व कैसे करते हैं। भाई ये बड़ी हैरत की बात है ना कि जो गोरे हैं उनका तो ये होता है ना कि वो उनके पास वैसे ही घूमने फिरने के लिए दीगर कंट्रीज़ में इतनी फैसिलिटीज़ होती है, मगर उनका इधर इस तरफ रुख करना, मतलब एक इंटरनेशनल साइट के ऊपर, एक इंटरनेशनल चैनल के ऊपर पाकिस्तान की ट्रैवलिंग की, टूरिज्म की और हमारे मुल्क की तारीफें होना, ये तो बड़ी बात है। मतलब वो लोग सजेस्ट कर रहे हैं कि भाई मिलियंस गिलगित बल्तिस्तान, उनका व्यूवर देखें पूरी दुनिया से मिलियंस से भी ऊपर है ना। और वो जो रिकमेंड करते हैं जब, तो आप सोचें कि कितना सयाह आएगा आके। और ख़ास तौर से अगर हम देखें कि हम अगर उनको प्रेजेंटेशन दें, उनकी सरमाकारी करें, होटलिंग करें, सड़कें अगर बना दें, आप यकीन करें कि इतना आएगा ना। क्योंकि बाहर से अगर वो आएंगे देखने के लिए, जब आपको रिकमेंडेशन भी हो रही है, तो आएंगे तो खर्च करेंगे, तो उसके लिए होटल चाहिए, वो सारा चाहिए, सर्विसेज चाहिए। तो यहाँ पे ये है कि उस साइड पे जो लोग हैं कि वफाकी सतह पे ये देखना चाहिए, क्योंकि देखें जो गवर्नमेंट है वो इतने सालों से है मादरत के साथ, आज तक उन्होंने, अगर वो देखें कि उनको भी पता है, वो लोग भी घूमने जाते हैं, तो मगर वो कुछ करते नहीं है। अब अगर इन इलाकों को अगर वो बिल्कुल ज़बरदस्त कर दें, और वहाँ देखें, अगर वो सयाह बाहर से आएंगे गैर मुल्की, तो क्या देखेगा, अपनी सेफ्टी देखेगा, रिहाइश देखेगा। वो झोपड़पट्टी में नहीं, मतलब लकड़ी वाले छोटे होटल में नहीं रहेगा, वो सर्विसेज देखेगा, उसके वो बड़े मज़े से डॉलर में पे करता है। मैं डॉलर की जो बात कर रहा हूँ, आके जब पे करता है उसको पता है बहुत चीपर लगता है, सही, हमें महंगा लगता है, सही, मगर वो जब जाके डॉलर में पेमेंट करते हैं ना, उनको कहते हैं बस। सही बात है, उनके लिए तो जाहिर है वो पैसे उस तरह से कम होते हैं, लेकिन वो हमारे लिए जो है वो ऑब्वियसली डॉलर एक यहाँ पर पाकिस्तानी करेंसी के लिहाज से तो ये डिमांड बन जाती है। चलें इसके ऊपर मजीद भी डिस्कस करेंगे शो में। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मजीद एक और टॉप स्टोरी और मजे की टॉप स्टोरी आपके साथ में शेयर करेंगे। स्टे विद अस, कीप वॉचिंग सिटी एट 10। वेलकम बैक। तो जनाब, बात हो रही थी सयाहत की और बात हो रही थी घूमने फिरने की, तो भाई महराज भाई जो है उनसे कुछ बात कर लेते हैं। महराज भाई, आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि आप जो है घूम फिर कर आए हैं और आपने बाज़ाब्ता तौर पर, बाकायदा तौर पर खुद विटनेस किया इन तमाम एरियाज़ को। ज़रा बताएं कि वैसे खबर के ऊपर ज़रूर बात करें कि कितनी ज़बरदस्त खबर है ये ट्रैवलिंग के लिए, पाकिस्तान के लिए कितनी अच्छी खबर है। देखिए, मैं साल में एक दफ़ा टाइम निकाल के ज़रूर जाता हूँ, फैमिली के साथ जाता हूँ मैं। अच्छा, स्कर्दू वाकई जो है ना, जब वो स्टार्ट होता है ना, अच्छा, एक सबसे पहली बात तो आपको बताऊँ, दुश्वार गुजार रास्तों से, दुश्वार गुजार रास्ते सिर्फ वो हैं जो मुख्तलिफ स्पॉट्स या पॉइंट्स बने में, वरना इस वक्त इतना बेहतरीन शारा रेशम जो कहलाती है
वो इतना बेहतरीन रास्ता हो गया है कि अब आपको जो है गिलगित बल्तिस्तान पहुंचने तक जो है कोई खास दुश्वारियां नहीं होती है। अच्छा। बहुत इजी सफर हो गया। लेकिन महराज भाई, तवील है। कराची में बैठे हुए जैसे हम लोग सारे जो भी हमारे फ्रेंड्स होते हैं या रिश्तेदार होते हैं, जब भी गिलगित बल्तिस्तान जाने का एक तो प्लान बनाए, वो ये कहते नहीं मौसम देख के जाना, बड़े मसले होते हैं वहाँ पे, लैंडस्लाइडिंग का इशू हो जाता है, ये सारी चीज़ें। तो ये ज़रा थोड़ा सा बताएं, आप खुद होकर आएँ कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, कि लोग किन मौसमों में जाएँ, कब जो है वो प्लान करें, और क्या चीज़ें जो है वो पहले से करके जाएं यहाँ से। भाई देखिए, हमारे यहाँ तो ज़्यादातर लोग जो है वो जून जुलाई में ही सफ़र करते हैं वहाँ के, क्योंकि बच्चों की स्कूलों की कॉलेजेस की छुट्टियाँ होती हैं, तो उनको ईजी होता है। सही। अच्छा, जुलाई में बारिशें शुरू हो जाती हैं। जब बारिशें शुरू होती हैं तो उस वक्त लैंडस्लाइडिंग होती है। ठीक है, बारिशों के वक्त और बारिशों के बाद तो उसमें कुछ परेशानियाँ आती हैं, लेकिन वहाँ के जो ड्राइवर्स होते हैं ना, वो बड़े होशियार होते हैं, क्योंकि उनका काम वही है, प्रोफेशनल है वो। तो उनको ये अंदाज़ा होता है कि किस एरिया में लैंडस्लाइडिंग है, किस में नहीं है, और कहाँ से उनको महफूज तरीके से गुजरना है। तो इसलिए वाक़यात भी आपको कम ही नज़र आते होंगे कि कोई अल्लाह माफ़ करे कोई ऐसा वाक़या हो गया हो, हादसा हो गया हो, वो कम है, क्योंकि वहाँ के लोग भी जानते हैं। और दूसरी बात है कि सड़कें अच्छी बनी हुई हैं। गिलगित बल्तिस्तान में अगर आप एंटर होते हैं तो गिलगित तो एंटर होते एक शहर है। अच्छा, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद आप अगर बाएं जानिब निकलते हैं तो हुंजा की वादी आ जाती है, जो कि इंतहाई खूबसूरत वादियों में से एक वादी है, और हमेशा वहाँ मौसम ठंडा ही रहता है। वहाँ आपको सड़क पे चलते हुए भी अतराफ में जो है ना सेब लगी हुई, खुबानियाँ लगी हुई मिलेंगी, आप तोड़ सकते हैं, कोई आपको रोकता भी नहीं है। लेकिन आप मुकम्मल एंजॉय करते हुए जाते हैं। अच्छा, दाएं साइड पे ये तो कोई ड्रीम सी स्टोरी बता रहे हैं महराज भाई, आप बड़ा सुन के इतना फैसिनेटिंग लग रहा है। मैंने एक्सप्लोर किया है उसको, इसलिए मैं तकरीबन 3-4 मरतबा जा चुका हूँ ना वहाँ पर। अच्छा, फिर आप दाएं जानिब जाते हैं, दाएं जानिब में थोड़ा सा ट्रैवल ज़्यादा है, फिर आप स्कर्दू में एंटर हो जाते हैं। सही। अच्छा, स्कर्दू में फिर आप जाते हैं तो वहाँ पर एक नलतर वादी है, बहुत कम लोग वहाँ गए हैं, कम लोग जाते हैं वहाँ पर, लेकिन उसकी ट्रैवलिंग बड़ी ज़बरदस्त है। वहाँ पे आपको जीपों से जाना पड़ता है, अपनी गाड़ी छोड़नी पड़ती है आपको, लेकिन इतना खूबसूरत वो जगह है कि वाकई। उसके बाद सरफरांगा है वहाँ पर एक जगह, जहाँ पर डेजर्ट में जो है वो जीपें चलाते हैं लोग, और बाइक चलाते हैं, पैराग्लाइडिंग वहाँ पर हो रही होती है। और फिर बहुत सारे इसमें वो मंटो का उसमें वाटरफॉल है, आबशार है एक बहुत बड़ा, वो भी बहुत अच्छा पॉइंट है। वहाँ पे बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं, और ख़ास तौर पे जो पहाड़ों की चोटियाँ हैं उनको तो देखकर आप मसूर ही रहते हैं, क्योंकि किसी भी महीने में जाएं आप साल के, वो बर्फ़ से आपको ढके हुए मिलेंगे। तो महराज भाई, जिस तरह से ये कहते हैं कि भाई बहुत सारे ग्रुप्स भी प्लान बनाते हैं, वो मिलके फिर जाते हैं और फिर वहाँ पर एंजॉय करते हैं, सैरो तफरी करते हैं, वाकई क्या बड़ा एक्सपेंसिव ट्रिप पड़ जाता है उन एरियाज़ का? देखिए, मैं आपको बताऊँ, अगर आप ग्रुप्स के साथ जाते हैं तो आपका नॉमिनल बजट में काम हो जाता है। अच्छा। लेकिन अगर आप अपनी फैमिली को सेपरेटली लेके जाते हैं, 5, 6, 7 लोग, 8 लोग हैं, तो आप अपनी गाड़ी करते हैं, अपनी रिहाइशें करते हैं, सब करते हैं, वो ज़रा मतलब उससे कोई 4 गुना एक्सपेंसिव होता है ग्रुप से। तो ग्रुप में सस्ता पड़ता है। सही। और अगर आप सेपरेटली जाते हैं तो वो महंगा पड़ता है। और एक बात और अच्छी बताऊं मैं आपकी, बिल्कुल, पूरे गिलगित और बल्तिस्तान में आपको एक फकीर नहीं मिलेगा जो आपके पास आप गाड़ी खड़ी करे और आपसे आगे बोले अल्लाह के नाम पे दे, मैं वहां पर घर लेना चाहती हूँ। ठीक है, मैं वहां पर जाना चाहती हूँ। आप वहाँ किसी भी कमर्शियल मार्केट में चले जाएं, छोटी मार्केट, बड़ी मार्केट, मेन रोड का ही खड़े जाए, एक फकीर भी आपके पास नहीं आएगा। लिटरेसी रेट वहाँ पर 98% है। ठीक है, सर बच्चा तालीम हासिल कर रहे हैं वहाँ। और तीसरी जो बहुत अच्छी बात है, वो कराची वालों को इतना वेलकम करते हैं, कराची वालों से उनका कोई दिल लगाव है। क्यों? क्योंकि देखिए, पंजाब में आपको गिलगिती नहीं मिलेंगे, बल्तिस्तानी नहीं मिलेंगे, खैबर पख्तूनख्वा में नहीं जाते वो कहीं नहीं जाते, वो सीधे कराची आते हैं। सही। कराची में वो आबाद भी हैं, कराची में रहते भी हैं, तो इनका रहन सहन भी यहाँ पर है। तो वो कराची वालों को तो इतना लाइक करते हैं कि समझे कि वो पलकों पे बिठाने वाली बात होती है। सही, बिल्कुल ठीक है। तो भाई मैं तो मशवरा दूंगा कि सबको जाना चाहिए। बस जल्दी से थोड़ा सा ये बता दें कि जो गिलगित बल्तिस्तान के अपने लोग होते हैं, वो भी बहुत सारे लोगों को जो है उनके लिए उन्होंने रूम्स बनाए हुए होते हैं कि वो वहाँ आकर रुकते हैं। ज़्यादा आप क्या प्रेफर करेंगे कि होटल बुक कराने चाहिए या यहाँ से पहले से ही कोई बुकिंग करा लेनी चाहिए? किस तरीके से आपने कैसे मैनेज किया था? नहीं देखिए जी, पहले से बुकिंग कराने में नतीजा ये निकलता है कि जब आप तस्वीरें देख के और वीडियोस देख के उस जगह पर पहुंचते हैं तो फिर आप कभी कभार मायूस हो जाते हैं। ओके, सही। क्योंकि आपने जो अपना जहन बनाया होता है, अगर वो चीज़ आपको नहीं मिलती तो फिर आप कहते हैं यार ये तो गलत हो गया, फिर आप दूसरी जगह तलाश करते हैं। या आप पेमेंट कर चुके होते तो आप मजबूरन वहाँ रुकते हैं। तो मेरा मशवरा ये है कि वहाँ जाकर अपनी पसंद की जगह खुद देखनी चाहिए,
ओके, जो आपको पसंद आए फिर वहाँ रुके, ताकि आपका पूरा जो ट्रिप है उसका सफर ये बड़ी अच्छी जो है वो एडवाइस की है मेराज भाई ने कि बहुत सारे लोग यहीं से जो है वो सिलेक्ट करके जाते हैं अपना गेस्ट हाउस वगैरह, लेकिन फिर वहाँ जाकर वो उनको लगता है कि नहीं ये तो शायद हम यहाँ नहीं एडजस्ट कर सकते, वहीं जाएं, ऑन दी स्पॉट ही चीज़ें देखें, मगर मेक श्योर कि आप सीज़न फुल में ना जा रहे हो। अच्छा जनाब, घूमने फिरने की बात हो रही है तो मौसम का हाल आपके साथ में शेयर करते हैं कि आज कराची में जो है वो मौसम कैसा रहेगा। सो हियर वी गो नाउ। बाहर खड्डा हो गया किसी का। अच्छा जनाब, 11 बजे रहेगा 20 सेंटीग्रेड, 12 बजे रहेगा 21 सेंटीग्रेड, 1 बजे रहेगा 22 सेंटीग्रेड और 2 बजे रहेगा 24 सेंटीग्रेड। तो आज जो है ये मौसम का हाल जो हमने आपके साथ में शेयर किया। अच्छा जनाब, तो हम आपको मौसम का हाल बता रहे थे और मौसम का हाल हमने आपको बताया। इसके अलावा हम आपको बताते हैं कि हमारी सियासत का हाल क्या है। तो जनाब हमारी सियासत में क्या हालात हैं? हमारी सियासत में ये हालात हैं कि फ़ारूक सत्तार जो हैं उन्होंने अशरफ भाई बड़ी जो है ना वो तनकीद की है, ताबड़तोड़ जो है उन्होंने हमले किए हैं। एक तो उन्होंने बात की है कराची में जो तालीम का मयार है उस हवाले से, और सेकंड जो उन्होंने बात की, उन्होंने ये कहा है कि जी बिलावल भुट्टो अगर लीडर बनना चाहते हैं तो जी कराची के लिए काम करें, कराची का कचरा साफ़ करें बेसिकली। तो उन्होंने ये बात की और उन्होंने कहा साथ साथ फ़ारूक सत्तार ने ये भी कहा है कि भाई हमारे जो कराची के बच्चे वो नाअहल नहीं है और किस तरीके से जो है 70% जो है वो रिजल्ट में डिफरेंस आ रहा है। तो ये कैसे आ रहा है अशरफ भाई, जरा इस पे देखिए, हमारी जो टीम है उसने रिजल्ट के ऊपर पूरी ब्रीफिंग दी थी, पूरी डिटेल रिपोर्ट। उसमें जो कंपैरिजन दिया हम लेते हैं कराची को और दीगर शहर सिंध के, तो आप हैरान होंगी कि हैदराबाद या दीगर उससे तो हम 35%, 30%, 32% मुख्तलिफ जो आपके इंजीनियरिंग की, कॉमर्स के, इन सब के उसमें सिर्फ पास हुए हैं। यानी कि इट्स मीन कि मैक्सिमम गए हैं, 70% को फेल कर दिया गया है। मैं हैरान हो रहा हूँ, हम लोग भी पढ़ के यहाँ तक पहुँचे हैं और ऐसा हो ही नहीं सकता कि बच्चे ना पढ़ें। हाँ, आप पूरे पेपर में देखें, पेपर आउट होते रहे, फिर वो यहाँ पे जो पैसे चलते हैं, क्योंकि पेपर ऐसे आउट नहीं होता है, हाँ। उससे पहले फिल करके अगर वो पेपर आउट का मतलब ये है कि उसके पास मेराज साहब के पूरी डिटेल है, फिल करके दे रहा है। अच्छा, फिर वो कैसे फेल हो रहा है। हाँ। अब ये क्या मामला, ये तो उसी के ऊपर देखें तो ये बोर्ड के जो चेयरमैन उन्होंने भी जो है उनको चेंज हुए हैं, उन्होंने बोर्ड के चेयरमैन उन्होंने चेंज किया और ये भी कहा फारूक सत्तार ने कि भाई इनके पास कोई मेरिट पे लगाने के लिए लोग ही नहीं। मगर फारूक सत्तार साहब जो बोल रहे हैं कि आप ये देखें ना, अगर हम पीछे जाते हैं 20 साल से आप इस शहर में थे, ठीक है, अगर आप किसी पे उंगली उठा रहे हैं तो मतलब हमारे बड़े हो ये कहते हैं आप किसी पे उंगली, आपकी तरफ भी उंगलियां हैं, तो आपने जो अपनी तरफ उंगलियां वो किधर कर दी हैं आपने। सही बात। 20 साल आप लोगों ने जो यहाँ कराची में, इतने सालों से ये स्टेक होल्डर्स थे यहाँ, अभी भी हैं। हाँ, बिल्कुल है। अब जब हैं तो आप उसको इशू बनाए ना। आप देखें कराची के लोग क्या मांग रहे हैं, आपके सामने बच्चे तक परेशान है। अब वो सोचें उसको क्या मेंटली टॉर्चर होगा कि जो पढ़ के पूरा जाके एग्जाम दिया, 3 घंटे बैठ के सारे पेपर दिए, उसके बाद उसको रिजल्ट आ रहा है भाई बेटा आप फेल हो, वो बैठा रो रहा होगा। ऑब्वियसली उसका करियर फ्यूचर सब तबाह हो गया भाई। और आपके जो चेक करने वाले हैं, हम देखें उस्ताद हैं हमारे टीचर, मैं तो अभी भी मिलता हूँ, हमारे जो मेंटोर होते हैं वो सारे, तो मेन ये कि उन्होंने तो हमें कभी डीमोटिवेट नहीं किया। जाते हैं इतना खुश होते हैं, गले मिलाते हैं। अच्छा मेरे जो टीचर हैं मतलब प्रोफेसर हैं, तो उनको बचपन से उनको पोलियो था। अच्छा। मगर गोल्ड मेडलिस्ट हैं वो। वाओ, ठीक है। अब वो हम उनसे पढ़ा है और जब उन्होंने जब जाके मिले तो खुश ये होते हैं कि इतना बड़ा होता जा रहा है और मैं भी बड़ा होता जा रहा हूँ, ये आके मिलता है, तो एक उनको देख के भी आंसू निकलते हैं ना। सही बात। मगर यहाँ पे बच्चों का और टीचर का जो मामला है बहुत डेंजर कर रहे हैं ये लोग। मतलब आपका जो वालिद की जगह है और वो बच्चे वो क्या कहेंगे आप बताएं, अगर वो इतनी मेहनत करके पेपर दे रहा है, 30% 32% को आप पास कर रहे हैं, आप सामने रखें ना पेपर। मसला ये है कि आप इनको बोलें कि रीटेस्ट करो और उसको चेक करो, उसके लिए फॉर्म भरो, उसको उसकी एप्लीकेशन दो। अब वो जाके देखें, मैं 100% बोलता हूँ, हम पूरा मीडिया के सामने ही आए बोर्ड के और ये रखें पेपर और ला के दिखाएं, ये फेल हो जाएंगे ये लोग खुद, ये पूरा डिपार्टमेंट फेल हो जाएगा। सही कह रहे हैं, बिल्कुल। चले अशरफ भाई ने जिस तरह की बात की इसको मजीद भी कंटिन्यू करेंगे, मेराज भाई के व्यूज़ भी शामिल करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का। आपने हमारे साथ रहना है। कीप वॉचिंग सिटी एट 10। वेलकम बैक। तो जनाब सीनियर रिपोर्टर्स हमारे साथ हैं और एक और ख़बर जो मैं आपके साथ में शेयर करने लगी हूँ, अफसोसनाक खबर है, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं टूरिज़म की, ट्रैवलिंग की, सयाहत की और इन तमाम तर चीज़ों की कि पाकिस्तान में क्या कुछ है। तो पाकिस्तान जो है वो ऑब्वियसली उसमें कुदरत के जो ख़जाने हैं उससे अल्लाह ताला ने हमें माला माल किया है, लेकिन हम खुद इसकी केयर नहीं करते।
ये है दरियाए सिंध के हवाले से जो मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। हमारे पास जो डॉल्फिन है, यानी जो आबी हयात है, दरियाए सिंध की डॉल्फिन की ख़ास बात ये है कि ये मुकम्मल तौर पर अंधी होती है, ये देख नहीं सकती, लेकिन इसकी इनफरादियत ये है कि इसके अंदर जो हिस्स है, यानी वो बला की हिस्स है, ये ख़तरे को भाप लेती है, लेकिन अब ख़ुद ये ख़तरे का शिकार है और वहाँ पर जो पोल्यूशन है और इंसानी अमल दखल है, उसकी वजह से जो इसकी नस्ल है वो ख़त्म होती जा रही है और तकरीबन अब जो 2017 के स्टैट्स के बाद जो इसकी तादाद है वो 2000 रह गई है। अब इस तादाद को कैसे बचाया जाए, और पूरी दुनिया में जो डॉल्फिन है ना वो उनके केयर की जाती है, वो बड़ी फेमस होती हैं। मेराज भाई, आप भी जब कभी गए होंगे इन जगहों पर तो आप देखते होंगे कि डॉल्फिन को देख के उछल कूद करके बच्चे बड़े खुश होते हैं और एक आपको पता लगता है कि जी आपके मुल्क में क्या कुछ है। हमारे पास एक ऐसी अल्लाह ताला ने हमें नेमत दी हुई है कि हमारे पास सब कुछ है, लेकिन हम खुद ही केयर नहीं करते। हम खुद तुले में कि नहीं भाई, जो दरियाए सिंध में जितनी डॉल्फिन है ना बस चली जाएं, बस हम बस वहाँ पे बस खाली पानी में ही जाएं, हम कुछ ना करें, हमारे पास लोगों के पास कुछ ना हो, डॉल्फिन भी देखने हम मुल्क से बाहर ही जाएं। फिर भाई देखिए, डॉल्फिन वैसे तो ज़्यादातर आपने वीडियोस में देखी है या फिर जो बाहर ममालिक की वीडियोस आ रही होती है उसको देख रहे होते हैं, लेकिन हाँ हमने डॉल्फिन शोज जरूर देखे जो कराची में गुज़िश्ता सालों में हुए हैं। और वाकई उनको देख के आपको अंदाजा होता है कि ये जो मछली है इसमें कितनी इनफरादियत है। हाँ बिल्कुल, ठीक है ना, सही कह रहे हैं। ये ट्रेन भी होती है और उसकी ट्रेनर इसको जिस तरह से बोल रही होती है उस तरह से वो रिएक्ट कर रही होती है। और कितना बच्चे खास तौर पे कितना खुश होते हैं और हमें भी खुशी होती है इसकी। लेकिन बात ये कि अफसोसनाक सूरत हाल है कि हमारे यहाँ अब दरियाए सिंध है, जाहिर सी बात है दरियाए सिंध में डॉल्फिन का होना एक तो ये बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी बात है। ठीक है भाई, इस पर तो शुक्र अदा करके आप बल्कि वहाँ पे कोई लोगों के लिए कोई ऐसा बाकी शो ऑर्गेनाइज करना चाहिए, कुछ चीजें वहाँ पर ऐसे रखनी चाहिए, कोई सेटअप बनाना चाहिए कि वहाँ पे भी जो है वो लोग जाएं और ये इसके शोज देखें डॉल्फिन के। भाई हमारे यहाँ तो मामला उल्टा है ना, हमारे यहाँ तो हाथी भी मर जाता है जो लेके आते हैं। हाँ ठीक है ना, और कोई अच्छे जानवर आ जाएं तो वो भी मर जाते हैं। अब यहाँ पे कोई देखभाल करने वाला नहीं है। सिंध हुकूमत की कौन कौन सी बातों को आप उठाएंगी और किन किन चीज़ों में वो संजीदा नजर आएगी, तो ये तो बड़ा मामला है और तनकीद हो जाएगी। लेकिन होनी भी चाहिए। देखिए हुकूमत सिंध है और 16 सालों से है। हर गवर्नमेंट के अगर ये फेडरल में नहीं रहे तब भी तो उनके साथी रहे, संगी रहे। तो बात ये कि हुकूमत तो आपके पास ही रही है ना, तो आपने इस हवाले से भी कोई काम नहीं किया। हमारे यहाँ एक अल्लाह अल्लाह करके एक पॉइंट बना है पूरे सिंध में जिसको सिंध का मरी भी कहा जाता है, गोरखिल। देखिए गोरख, अब वहाँ पर खौफ क्या है, आपने बना तो दिया है। मैंने सुना है गोरखिल में सांप वगैरह बहुत हैं या क्या है, मैंने इस तरह से सुना है। जंगल है और जाहिर सी बात है होता है ऐसा। लेकिन इन चीज़ों को कवर किया जा सकता है, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। कोई इतना बड़ा खौफ नहीं है। अगर सांप है तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पब्लिक होगी तो वहाँ पर कुछ लोग भी होंगे ना जो उनको मारने के लिए होंगे, और अब उसके लिए आप काम कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो सबसे पहला खौफ कहाँ से शुरू होता है कि भाई वो गोरखिल चले, हाँ भाई चलें, प्लान करते हैं लोग, उसके बाद फौरी तौर पर फिर वापस हो जाते हैं। वजह बोलते हैं यार वो जो दादू में है, तो अच्छा जब दादू याद आता है तो डाकू याद आ जाते हैं। अरे दादू के डाकू मशहूर हैं। अच्छा, धाड़ियल और डाकू जो है दादू के माजी में बहुत मशहूर रहे। तो लोगों को ये खौफ होता है कि भाई चलो दादू तक पहुंच गए, अब दादू से अगर हमें किसी ने अगवा कर लिया गोरखिल जाते हुए तो हमें कौन बचाने आएगा, क्योंकि कराची से हैदराबाद खत्म होने के बाद जो है ना वहाँ कानून वानून कुछ भी नहीं है। जबकि गोरखिल बड़ी जबरदस्त जगह है, कोई मतलब आप अगर उसकी मैं वहाँ कभी नहीं गई, लेकिन जो लोग वहाँ से आते हैं और बताते हैं वो कहते हैं बेस्ट प्लेस है अगर आप जा रहे हैं अंदरूनी। भाई अगर आपका सरकार में, सिंध सरकार में कोई आला अफसर या कोई सियासी शख्सियत सलाम दुआ वाली है तो फिर आप बाहिफाजत वहाँ से जाके वापस आ सकते हैं। बाहिफाजत जाके वापस आ सकते हैं, थोड़ा सा एलिब्रेट कर दें। अदरवाइज तो खौफ का आलम है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हैदराबाद खत्म होने के बाद फिर जो है ना पुलिसिंग भी खत्म हो जाती है। अच्छा। क्योंकि वहाँ पर सिर्फ वडेरा शाही निज़ाम होता है। वडेरा जो कहता है वो होता है, और थाने का SHO हो या ज़िले का SSP हो या DIG हो वहाँ का, ठीक है ना, वो सब उसके ताबे होते हैं। आज़ाद वज़ाद कुछ भी नहीं होते। कानून चले कुछ थोड़ा बहुत अगर मैं नज़र आता है वो कराची में, वो भी गरीब के लिए, अमीर के लिए नहीं है माज़रत के साथ। अच्छा, और कराची और हैदराबाद आप क्रॉस कर लेंगे तो फिर वहाँ कानून नाम की चीज़ नहीं है। थाने हैं, FIR भी हैं, लेकिन वो इशारों पर चलने वाले लोग हैं। तो यहाँ हमारे यहाँ ये सूरत हाल है। अगर वहाँ उसको ये थोड़ा सा मेंटेन कर दें, सिक्योरिटी वहाँ पर प्रोवाइड करें, लोगों को यकीन दिलाए टूरिज्म डिपार्टमेंट के भाई आप जाएंगे तो आप सेफ रहेंगे, आपको सिक्योरिटी मिलेगी, तो लोग जाएंगे ना। लोगों के जाने का रुझान आप देख लें, मेरे ख्याल में 20% भी नहीं है वहाँ पर। सही। आज क्या कहेंगे, हमारी जो डॉल्फिन है
उसके साथ क्या हालात रह गए हैं, और मतलब वो जो पोल्यूशन है, वो जो पानी है, वो जो उसकी वो केयर नहीं करते, उसमें अब उनकी वो नस्ल ख़त्म होती जा रही है आबी हयात। देखें, आप देखें कि वैसे भी दुनिया में डॉल्फिन को बहुत टेक केयर करते हैं, और यहाँ पे अगर हमारे पास है तो आप देखें हम समुंदर के साथ क्या कर रहे हैं, दरियाओं के साथ क्या कर रहे हैं। तो हम अपनी जो कुदरती चीज़ें हैं, अल्लाह ताला ने जो हमें नेमत दी हुई, हम उसको नहीं संभाल रहे हैं, जिसका हम भुगत रहे हैं। और अब जो वो नस्ल जो ख़त्म हो रही है उसको भी अब ख़तरा पैदा हो गया। मगर इसके लिए किसका काम है? महकमा लाइव स्टॉक। अब वो अगर बैठे हुए हैं और कुछ नहीं कर रहे तो उनको भाई सलाम करना चाहिए कि भाई आप घर जाओ। अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं, मेन ये कि सब आप देखेंगे ना यूँ होता है, दूसरे पे उंगली उठा दो। मैं आप यहाँ पे कर रहे थे, मतलब जो चीज़ें हैं पूरे सिंध में भी, जैसे गोरा खेल और ये सारी चीज़ें बताएं। आप ये देखें, अगर सिर्फ डॉल्फिन के लिए, आपको याद होगा कराची में भी डॉल्फिन के शोज हो रहे थे, लोग बच्चे जाके देख रहे थे, 1500 रुपये की टिकट थी। बिल्कुल वही शो मेरे जहन में भी था, और वही शायद महराज भाई भी उसका अब आप जाके वो डॉल्फिन देखने के लिए पैसे दे रहे हैं। इट्स कॉल्ड अ बिजनेस। उन्होंने करोड़ों रुपए कमाए कराची से, पता है आपको? अगर वही उस डॉल्फिन को, अंधी डॉल्फिन, और उसको जाके उसकी टेक केयर करते, कुछ उसकी जगह को वो करते और लोगों के लिए मतलब पिकनिक पॉइंट बना देते। आप देखें कि यहाँ के लोग कितने जाते, आप करना ही नहीं चाहते हैं, और डिपार्टमेंट पे डिपार्टमेंट बने हुए। मगर लेकिन हमारे पास अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया हुआ है। पूरे मुल्क में देखें, पूरे सिंध में देखें, आप जाएं, कौन सी चीज़ नहीं है? गैस आपको मिल रही है, आपको ऑयल निकल रहा है यहाँ से, गंदम आपको सबसे ज़्यादा सरप्लस गंदम है, चावल हो रहा है, आपको कपास हो रही है। अल्लाह ताला ने भाई उस ज़मीन में इतनी ताकत दी हुई है कि आप सब कुछ उगा सकते हैं, सब पावर है आपके पास, कमा सकते हैं। लेकिन जो इदारे हैं, आपने कभी सुना कि ये सारी चीज़ें अच्छी करने के लिए हम काम कर रहे हैं? कभी नहीं सुना होगा। चलें जी, बात वही है कि हमारे पास है सब कुछ, लेकिन हम कुछ भी करने के जो है ना वो हक में नहीं है। महराज भाई, इसके ऊपर ज़रा कंक्लूजन कर दें, क्योंकि लोग चाहते हैं कि हमारे पास इस तरह की तफरीह की चीज़ें हों, इस तरह के स्पॉट्स हों जहाँ पर हम जाएं, इंजॉय करें। ये इस तरह की डॉल्फिन्स जो हैं वो भारत में भी हैं, चीन में भी हैं। आप देखें उनके सेटअप्स ही अलग हैं, उन्होंने उसको यूटिलाइज़ कैसे किया हुआ है। और हमारे पास है तो हम ये खबर दे रहे हैं कि जो उनकी नस्ल कोई बचा ले, वो आबी हयात को कोई बचा ले। भाई देखें, बात यह है कि आप हमारे साहिल समंदर को ले लीजिए, सी व्यू को, आपको पता है ये कितना यूटिलाइज हो सकता है। सारी दुनिया की सी साइड्स जो है वो कितनी अर्निंग देते हैं। सही, हमारे यहाँ इसको भी यूटिलाइज नहीं कर रहे। ठीक है, अब अगर बात करें डॉल्फिन की, देखिए नायाब नस्ल की मछली है, कितनी आपने भी देखी होगी, हमने भी देखी, कितनी खूबसूरत मछली है। ठीक है ना, और फिर वो मतलब ऐसी है कि उसको आप सुधा सकते हैं, उसको अपने इशारों पर चला सकते हैं। तो ये तो हमारे लिए इससे बड़ी एंटरटेनमेंट क्या होगी भाई? लोग यहाँ से कराची से जाएंगे, अंदरूनी सिंध भी जाएंगे देखने के लिए, और उससे जाहिर सी बात है अर्निंग भी होगी, कौमी खजाने को कुछ मिलेगा भी, कोई आसरा बनेगा। लेकिन संजीदगी की बात है कि संजीदा होना पड़ेगा, संजीदा होना पड़ेगा, और हमारे पास जो कुछ भी है वो अल्लाह की नेमत है, उसका ख्याल रखें। वरना फिर यही होता है कि बाहर से जो आइडियाज़ लिए जाते हैं, आपके अपने पास जो चीज़ें मौजूद हैं उनका ख्याल रखें, वही आपके आइडियाज़ हैं, वही आपकी प्रमोशन है, और वही तमाम तर चीज़ें मुल्क से बाहर लोग देखते हैं, जो कि मुल्क से बाहर से भी लोग यहाँ आते हैं। तो महराज भाई और अशरफ भाई हमारे साथ मौजूद थे, आप दोनों का शुक्रिया। शो में यहाँ वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मज़ीद आपके साथ में जो है वो चीज़ें शेयर करेंगे। स्टे विद अस, कीप वॉचिंग सिटी एट 10। वेलकम बैक। तो जनाब, अब जब हम वापस आएँ तो करेंगे एक अहम तरीन टॉपिक के ऊपर डिस्कशन, और ये टॉपिक जो है वैसे तो देखा जाए तो लोगों की नज़र से गुजरता है, और रोज़ाना शायद लोगों को पता भी होगा कि हमारे घर में कितने अफराद हैं और हमारे बेफॉर्म में कौन कौन है और सारा कुछ। लेकिन शायद हम सब में से ही कभी किसी को ये ज़रूरत महसूस नहीं हुई कि हम अपनी फैमिली ट्री चेक करें, या हम देखें कि भाई हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें कोई ऐड तो नहीं है। इशू ये है कि इस तरह के लोग जब आपकी फैमिली ट्री में ऐड होते हैं, अगर तो आपको पता है तो ज़ाहिर है आप उसके ऊपर कंप्लेन करते हैं, बात करते हैं, और फिर आपका जो मसला है वो सॉर्ट आउट होता है। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है कि आपकी फैमिली ट्री में कौन ऐड है और कौन शख्स जो है वो आपकी फैमिली ट्री के पीछे पड़ के आप ही का फ़ायदा उठा रहा है, तो ये तो जाहिर सी बात है किसी के लिए भी बड़ी शॉकिंग बात है। ऐसा क्यों होता है, कौन लोग हैं जो ऐसा करते हैं, और इसके पीछे क्या वजह होती है, इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है इमरान भाई ने, अस्सलाम वालेकुम, और वकार भाई ने। वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप दोनों? ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, स्टार्ट करती हूँ मैं इमरान भाई आपसे
इमरान भाई, हमारी फैमिली ट्री में अभी जिस तरह से मैंने बताया इंट्रो में कि हमारी जो फैमिली ट्री होती है उसमें हम बड़े रिलैक्स होते हैं कि भाई हमने जो इन्फॉर्मेशन दी है वही होगी, लेकिन ये कौन लोग होते हैं और क्यों आपकी फैमिली ट्री का इस्तेमाल करते हैं, ये ज़रा थोड़ा सा बताएं। देखिए, पैसा एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को बहुत कुछ करवाता है। उस पैसे के लालच में आके जो लोग शिकार होते हैं, तो ज़ाहिर है जो पैसा लगा रहा होता है उसके कुछ मफादात होते हैं, इसीलिए ज़ाहिर है वो पैसा लगा रहा होता है। तो कुछ इस तरह के शिकार होते हैं कि आपको बच्चा अडॉप्ट कराया गया, अब ज़ाहिर अगर किसी फैमिली के अंदर बच्चा नहीं हो रहा तो वो चाहेगा कि मेरे पास बच्चा आ जाए, और अगर वो माली तौर पर थोड़ा सा कमज़ोर है तो उसके लिए और भी ज़्यादा आसानी है, और उसके बाद ये कहा जाए कि आपको पैसे भी मिल जाएंगे और आपका ख्याल भी रखा जाएगा, आप इस बच्चे की तरबियत करेंगे। तो लाजमी तौर पर अब ये बच्चा जो है ये तो स्पॉन्सर्ड बच्चा हो गया ना, क्योंकि बच्चा भी ला के दिया है और पालने के पैसे भी दे रहे हैं, तो उस बच्चे के ऊपर बहुत हद तक और उन वालिदैन के ऊपर बहुत हद तक इख्तियार उनका होगा जो ये काम करवा रहे हैं। फिर ये बच्चा जो है ये ज़ाहिर है किसी भी तरीके से फ्यूचर के अंदर तैयार करके इस्तेमाल हो सकता है, तो वो मकासद भी पूरे किए जा सकते हैं। इसी तरह बहुत सारे जो वालिदैन हैं वो इसलिए भी शिकार हो जाते हैं कि शायद कोई इमिग्रेशन की कहानी बन जाए, शायद हम मुल्क से बाहर जो है वो चले जाएं। तो हमने तो अपनी ज़िंदगी के अंदर देखा कनाडा में और यूरोप के अंदर, माई सेल्फ बीइंग अ डिप्लोमेट एज वेल, ऐसी बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो की जाती है कि किसी तरह जो है वो उसके अंदर गुंजाइश निकाली जाए। तीसरा, बहुत सारे इस वक्त जो मगरबी ममालिक हैं वो उनकी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो नेगेटिव है, तो जब पॉपुलेशन ग्रोथ नेगेटिव होती है तो मुल्क चलेगा कैसे, है ना। स्टैटिस्टिक्स ये बताती है कि अगर 2% से आपकी पॉपुलेशन ग्रो नहीं हो रही तो मुल्क सरवाइव नहीं करेगा ना, चलेगा कैसे जब लोग ही नहीं आएंगे। तो अब बहुत सारे ममालिक ऐसे जिसमें तब तो फार ईस्ट जैसे कंट्रीज भी आ गए, सिंगापुर, साउथ कोरियन, लेस देन 1%। तो अब ये मुल्क चलेंगे कैसे अगर इनके यहाँ आबादी नहीं होगी। तो उन्होंने क्या किया, बहुत बहुत इंसेंटिव्स दिए हुए, 4-4, 5-5 हज़ार डॉलर सिर्फ पैदाइश पे देते हैं, एक साल की जो है वो पेड लीव्स देते हैं, हज़ार डॉलर पर बच्चा देते हैं, सिर्फ इसका इनकरेज करने के लिए कि आप किसी तरह बच्चे पैदा करें इस कंट्री के अंदर, पॉपुलेशन के अंदर। अब वहाँ पे भी इस तरह के बहुत सारे कारनामे होते हैं कि जहाँ पे आप इस तरह के डॉक्यूमेंट्स बनाने की कोशिश करते हैं। इवन हमने तो ये भी देखा है कि मुहर्रमात को जो है वो ले आया गया स्पाउस बना के, और बाकायदा बच्चे भी जो है क्योंकि उसे इनकम मिल रही है ना, मतलब 5-5 हज़ार 8-8 हज़ार डॉलर मिल रहे हैं, फिर वो रिश्तों का भी ख्याल नहीं रहा। इसी तरह बहुत सारे ममालिक जहाँ के ऊपर इस तरह के डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ गए क्योंकि वो अलाउ ही नहीं करते थे कि आप अपने कपल्स को ला सकते हैं क्योंकि आपकी इनकम इतनी नहीं है। तो बहुत सारे लोगों ने उसके अंदर फिर ये जालसाजी काम करना शुरू किया कि मुहर्रमात में से किसी को उसको मुहर्रमात बना के और या इस तरह के उम्रा वीज़ा लगा के या इस तरह का कोई लगा के वो वीज़ा ख़रीद लिया जाए और इस तरह जो है वो पहुंचा जाए। तो इसके अंदर इतने सारे मतलब वो लूप होल्स होते हैं कि जब आप इस तरह के इस्तेमाल करते हैं तो फिर ज़ाहिर वल्नरेबल है, इस्तेमाल होते भी हैं और इस्तेमाल किए भी जा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। वकार भाई, इससे पहले भी इसके ऊपर काफ़ी जो है वो ऑफ कैमरा भी काफ़ी हमारी डिस्कशन हुई है आपसे। वकार भाई, इसके ऊपर ज़रा थोड़ा सा डिटेल बताइएगा कि ये फैमिली ट्री का गलत इस्तेमाल किस वजह से होता है। जिस तरह से इमरान भाई ने बताया, मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स उन्होंने दी, आप ज़रा आसान तरीके से लोगों को ये बताएं कि भाई ये कौन लोग होते हैं, क्यों आपकी फैमिली ट्री का इस्तेमाल करते हैं, और जिसका फैमिली ट्री यूज़ हो रहा है उसको क्या प्रॉब्लम हो सकता है। जी, सबसे पहले इमरान भाई ने जो अपर लेवल पर डिस्कशन की, मैं उसको थोड़ा सा आसान करके हमारे लोगों के लिए बताना चाहूँगा कि फैमिली ट्री के अंदर लोगों को सबसे पहले तो इस चीज़ का पता बहुत देर से चलता है। अच्छा। हमारे यहाँ लोगों को अवेयरनेस नहीं है शायद इतनी, और हमें उस वक्त पता चला जब हमें कोई काम पड़े या हम अपनी फैमिली ट्री वहाँ से निकलवाएं। ठीक है, सबसे पहले तो इस चीज़ का हमारे लोगों में मैं समझता हूँ अवेयरनेस लाजमी होनी चाहिए कि आपको अपना NIC नंबर, वो नादरा की एक वो मैसेज लिखना, आपने 8009 के ऊपर हम मैसेज करते हैं, अपना NIC नंबर लिखकर और आगे स्पेस देकर इशुएंस डेट लिखी जाती है। सही। तो उसके बदले में हमें रिस्पॉन्स में वहाँ से एक मैसेज आता है जिसमें हमारे तमाम जो ख़ानदान के वो हैं अफराद, उनके नाम लिखे हुए आ जाते हैं। वकार भाई, आप जरा नंबर दोबारा बताइएगा। वो 8009 के ऊपर 8009 के ऊपर CNIC नंबर लिखकर स्पेस देकर, CNIC नंबर लिखकर स्पेस देकर इशुएंस डेट लिखनी है। सही है। और क्या इशुएंस डेट जो हमारी होती है वो मैसेज करेंगे तो उसके रिस्पांस में हमें वहाँ से एक मैसेज आता है जिसपे हमारे सारे खानदान के नाम लिखे हुए आ जाएंगे। ठीक। अगर तो वो इन्फॉर्मेशन सही है तो हम तो उसको रिप्लाई कर देंगे 2 से। अच्छा, ठीक है। अगर वो गलत है तो हम उसको रिप्लाई करेंगे 1 से। ओके। जब हम 1 से करेंगे उसको रिप्लाई तो ऑटोमेटिकली हमारी कंप्लेंट जनरेट हो जाएगी। ठीक। कि और उसके अंदर फिर हमें
विद इन 24 आवर 48 आवर्स हमारे पास एक कॉल आएगी नादरा की तरफ से कि आप पॉइंट आउट करें कौन वो शख्स है जो आपके पास उसमें फैमिली ट्री में गलत आ रहा है, एक है, दो हैं, कितने हैं। हमने उनको इन्फॉर्म करना है। उसके बाद वो फिर आपसे टाइम लेंगे, 10 दिन 15 दिन जैसे भी हो। तो उनकी जो सर्विलेंस टीम है नादरा की वो जाएगी उस शख्स के घर पर भी जाएगी जिसको जो उसका दिया हुआ एड्रेस है, और वहाँ जाके उसको वेरीफाई करेगी आप क्यों हो। अच्छा, 2 तरह के केस होते हैं। एक होता है कि एक तो बाहमी नाचाकी के तौर पर भी लोग जानबूझ के उसको कंप्लेन करते हैं, एक तो ये पहलू हो गया। दूसरा एक जेन्युइन बंदा जो बाहर से आपकी फैमिली ट्री में घुसा हुआ है, उसके 2 तरीके से लोग फ़ायदा लेते हैं। एक तो ये फ़ायदा जो भाई ने बताया कि इमिग्रेशन पर्पस के लिए, दूसरा जो ना वो इसका दूसरा पहलू कि आपकी प्रॉपर्टीज़ है। हाँ, बिल्कुल वकार भाई, मैं यही पॉइंट के ऊपर आना चाह रही थी कि एक तो जिस तरह वकार भाई ने बताया ना कि एक तो जेन्युइनली आपके साथ ये केस हुआ हुआ है कि आपकी फैमिली ट्री में कोई गैर मुतल्लिका शख्स मौजूद है, एक प्रॉपर्टी का इशू हो, किसी को आपने किसी से आपकी दुश्मनी हो, कोई आपका पर्सनल प्रॉब्लम हो, आप उसको भी जो है ना फैमिली ट्री से डिसोन करवाने की कोशिश करते ताकि आप मकासद हासिल कर सकें। एक तीसरा तरीका है, उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है, उसमें प्योरली वो नादरा की तरफ से फॉल्ट है। नादरा की तरफ से क्या है कि एक तो टेक्निकल फॉल्ट है कि जैसे रश चल रहा होता है, उन्होंने खानदान नंबर डालना है तो 2-4 नंबर, एक आधा नंबर इधर हो गया तो बंदा उसमें चला गया, ऐसे हो गया। एक चौथा तरीका है जिसमें पेड वो है सर्विस है। अच्छा, वो सर्विस हमारे लिए यहाँ पर वो मैं समझता हूँ ज़रूरी है बताना कि वो लोग जो कि अच्छे बुरे हर जगह पर हैं, नादरा के अंदर भी कुछ एम्प्लॉयज़ ऐसे हों कि उन्होंने लोग बिठाए हुए होते हैं, वो जो है आपके ख़ानदान के अंदर किसी दूसरे बंदे को शामिल कर देंगे। ओह गॉड। और वो उनसे पैसे लेंगे जिनको शामिल करेंगे। और वजह क्या होती है, इमरान भाई को बेहतर पता होगा कि जो इमिग्रेशन वीज़ा पॉलिसीज है हर कंट्री की, वो तमाम कंट्रीज़ के लिए और सिटीज़ के लिए स्पेसिफिकली मुख्तलिफ है। ठीक, कि आप किस मुल्क में किस शहर को कितने % वीज़ा देंगे। तो ऐसे एरियाज़ जहाँ वो आपको वीज़ा मिलने के चांसेस कम होते हैं, वो लोग उस एरिया में आकर आपके ख़ानदान में कहीं एडजस्ट होकर या आपके घर का एड्रेस यूज़ करेंगे या आपका ख़ानदान नंबर यूज़ करेंगे। कहीं वल्दियत का नाम मैच कर रहा है, अगर मेरे वल्दियत सेम है, उसकी वल्दियत सेम है, तो वो अपना नाम जो ना वो मेरी वल्दियत मैच कर देगा। तो बाद में ना दरा वो ये तो जी गलत हो गया, वल्दियत सेम थी, हमने इस वजह से डाल दी। तो ऐसे केस में सिमिलर अपनी भी सेफ्टी करने के लिए हमने देखा कि सेंट्रल जेल में और लांडी जेल में नादरा का स्टाफ तक बंद है और अच्छी वो पनिशमेंट काट रहे हैं, 3-3 4-4 साल हो गए उनको अंदर, डायरेक्टर लेवल। इसमें होता क्या इशू, आईडी का इशू होता है। सही, मैं नादरा का एम्प्लॉई हूँ, मुझे एक आईडी मिली हुई है, उसके ऊपर मैंने सारी सर्विस इनको देनी है। अब जब मेरी ऑफ हो गई, वो आईडी तो मेरे पास है, उसको मैं शाम में कहीं बैठ कर लैपटॉप से कहीं आगे पीछे यूज़ करूँ। आजकल वो तमाम एसेसरीज मिल जाती हैं, फिंगरप्रिंट्स की, उसकी कैमरा वैमरा की, वो उसको मिस यूज़ करता है। तो अब तो शायद मेरे ख्याल से अभी मैंने पिछले दिनों हम कोई डिस्कशन कर रहे थे, उसमें पता ये चला है कि उसको ने थोड़ा सा एडवांस किया, उसकी टाइमिंग कर दी है। अच्छा, कि इस टाइमिंग में आपकी आईडी जो है ना वो एक्सेसिबल होगी और इस टाइमिंग के बाद आपकी आईडी एक्सेसिबल नहीं है। तो जब ये एक्सेसिबल नहीं रही तो फिर वही तरीका है कि नादरा ऑफिस में मैं बैठा हूँ, नादरा ऑफिसर हूँ, 2 बंदे आए बनाने के लिए, तीसरे बंदे जो चौथे वो वेटिंग पे सामने वेट कर रहे हैं। हमने उनको जो ना कहा ठीक है रुको, कोई मतलब का शख्स आने दो जिसमें आपकी वल्दियत मैच करे या कोई एड्रेस मैच करे, थोड़ा सा करीब करीब का, जैसे ही होगा तो वो आपका NH नंबर उनके टेबल के ऊपर होगा, उसके ऊपर डाल के उसकी इन्फॉर्मेशन आपके साथ फिक्स कर दी जाएगी। इसके ऊपर एक्शन का तरीकाकार आप एक तरीका और मैं बताऊं कि हमारी इन्फॉर्मेशन यूज़ कैसे होती है। हमने अक्सर देखा है रोड्स के ऊपर सिम बिक्री होती हैं, मुख्तलिफ तरीके के लालच होते हैं, फ्री सिम है, 500 का बैलेंस भी होगा, एक पावर बैंक भी है, ब्लूटूथ भी आपको गिफ्ट में मिल रहा है, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। उस पर हमारी चीज़ें क्या जा रही हैं, अमूमन बंदा सोचते हैं यार ये क्या वो दे ही तो रहा है, क्या है हमारा, तो वो आपकी फिंगर रखेगा, बोलेगा ठीक है सही नहीं आया दोबारा लगाएं। उसने एक आपके नाम से सिम इशू कर ली, ओहो, आप दोबारा रखें, सही नहीं आया, अंगूठा साफ करें, स्प्रिट मारें, ये पानी लगाएं, दोबारा रखें, वो दूसरी सिम इशू हो गई। ओह माय गॉड, वो आज स्पेस चेक करता है। अब ये तमाम इन्फॉर्मेशन वो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है जो कि यूज़ होकर पेड मतलब मेथड में बिकती है। ये सही, लोग जो इसको क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करने के लिए इसको यूज़ करते हैं, अपने मफादात के लिए इस्तेमाल करते हैं, हमें नहीं पता होता। सादा जो एक इंसान है जो इन चीज़ों से अवेयर नहीं है, वो ऐसे आपके नाम के ऊपर लोन है, आपको नहीं पता, वो ऐसे ही गया है, आपने कहीं फिंगर रखा है, आपके नाम से लोगों ने पैसे लिए होते हैं और आपके जाली साइन भी बनाए होते हैं और आपको कुछ नहीं पता होता, आप बिल्कुल अनअवेयर्ड होते हैं ज़िंदगी में, आप अपने काम में लगे हुए होते हैं, लोग जो हैं वो आपकी ज़िंदगी में तहलका मचा रहे होते हैं, आपके जाली साइन बनाते हैं, लोगों से पैसे लूटते खसूटते, ये सारा कुछ होता है। इमरान भाई, जैसे कि वकार भाई ने कहा कि भाई ये लोग क्या करते हैं कि फैमिली ट्री में अब इन्होंने किसी को डाल दिया, मुख्तलिफ वीज़ाज चाहिए होते हैं या मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ मकासद होते हैं, इसलिए वो इस तरह की फैमिली ट्रीज़ का इस्तेमाल करते हैं। तो ये अब कोई बंदा जो भी कोई फैमिली ट्री में ऐड हुआ, राइट,
अब ऐड होने के बाद अब उसका तो ज़ाहिर शनाख्ती कार्ड बन गया और वही उनकी बेटी बन जाती हैं या बेटा बन जाते हैं, या जो भी वो रिश्ता ऐड करते हैं उस फैमिली ट्री में, मोर लाइकली बेटी बेटा ही करते होंगे। तो लाइक फिर कैसे, अगर कोई बताए कि भाई ये ऐड हुए, तो ये कैसे फिर पता चलेगा, कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि जो है ना वो उनका जो आईडी है या जो फैमिली ट्री है वो ठीक नहीं है? इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और अभी क्योंकि ब्रेक आ गया, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले जो है वो हमारे जो कैमरामैन हैं कमर भाई, उनकी बेटी जो है उनका बर्थडे है और बड़ी प्यारी सी बच्ची हैं वो, और उनका नाम है मुमतना फातिमा। और हैप्पी बर्थडे टू यू, मैनी मोर टू कम। खुश रहिए और मुस्कुराती रहिए। इनकी बर्थडे, और आई होप कि कमर भाई जो है वो जाएंगे और फिर घर पे सेलिब्रेट करेंगे, और फिर हम लोगों के लिए भी जो है वो केक का बंदोबस्त होगा, लेकिन शो के बाद। स्टे विद अस, कीप वाचिंग सिटी एट 10। वेलकम बैक। तो जनाब, टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले एक और बर्थडे आ गई है, और ये है मिरहा वकार, और ये हमारी टीम मेंबर जो हैं सऊद भाई, उनकी भतीजी हैं। सो हैप्पी बर्थडे टू यू मिरहा, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हियर वी गो। अब अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। इमरान भाई, ब्रेक पे जाने से पहले जिस तरह से मैं आपसे पूछ रही थी कि पता कैसे चलेगा, फिर वो तो जेन्युइन केस हो जाता है फिर। देखिए, सबसे पहले तो मैं जो अभी वकार भाई बात कर रहे थे इससे पहले वाले केस की, कि कुछ मखसूस इलाके भी पिक हो सकते हैं और कुछ कॉमन फैमिली नेम पिक हो सकते हैं। उसका रीसेंट केस, क्योंकि क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन है इसलिए मैं नाम नहीं बताऊंगा। यूरोप के अंदर ही जो है वो ऐसे पासपोर्ट इशू हो गए, इसी डॉक्यूमेंट पीछे से जेन्युइन है, आपके अगले सवाल की इसलिए मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, जो कि उन मुल्क के लोगों को तो हमारा पासपोर्ट इशू ही नहीं हो सकता। अच्छा। लेकिन इशू हो गए, क्योंकि पीछे डॉक्यूमेंटेशन जब सही आ रही है तो क्या करेगा ना सफारत खाना, तो पासपोर्ट इशू करेगा। डॉक्यूमेंट्स ठीक हैं तो ऐसे ही ना, बिल्कुल सारी चीजें सही आ रही हैं। तो आप सोचो, मतलब इसके ये बहुत हल्की बात नहीं है। ये इतनी भी हो सकती है कि बहुत सारे आपके दुश्मनान आप ही का पासपोर्ट लेके घूम रहे हो। ओह माय गॉड। और आपके ऊपर इल्जाम आ रहा है कि जी पाकिस्तानी ऐसे करते हैं या इस तरह ये करते हैं। ऐसा बहुत हमने बड़ा लावा अभी तक भुगत रहे हैं। और दूसरी तरफ एक और इन्होंने सही बात बताई, इतना क्लास का नादरा सिस्टम है ना, 8009 स्पेस शनाख्ती कार्ड, इजरा की तारीख लिखें, सारा कुछ बता रहा है। फिर कैसे घुस गया, सिवाय इसके के अंदर कुछ काली भेड़े थी ना, सही, फिर कैसे घुस गया, राइट। तो हमारे यहाँ ये होता है कि जनरली जिसकी वजह से आपने पता कैसे करेंगे। अब इन्होंने एक लाइन बताई है ना, अच्छा इसकी कोई आई डोंट हो सकता है SMS के 2-4 रुपए हो, मुझे नहीं पता। अच्छा। लेकिन सवाल ये कि अपनी लाइफ को बचाने के लिए 2-4 रुपए की कुर्बानी देने में हम सबको करना चाहिए। 90% नहीं करेंगे ना। कब करेंगे? जब एक दिन कोई बाहर कुछ उठा लिए जाएंगे, या कोई कहानी हो गई होगी, या जब कोई केस में आपका नाम आ रहा होगा, या आपको पता चलेगा कि जी हैं आप जो है वो फलां से पैसे लेते रहे, आप क्यों लेते रहे और किस लिए, या आपका अकाउंट खुल गया, कुछ नहीं है, ऐसा ही चल रहा है, लेकिन अकाउंट खुल गया होगा आपका। अब जैसे इन्होंने ये जो कहा फिंगरप्रिंट का, अब एक दफा आपके पास फिंगरप्रिंट आ जाता है ना, उसके रेप्लिकास बनाना आज की टेक्नोलॉजी के दौर में कोई मुश्किल काम नहीं है। इतने रेप्लिकास उसके बन जाएंगे, फिर एक नेटवर्क होगा, आपका अकाउंट भी निकल आ सकता है, आपकी और दुनिया की चीजें जो है वो आ सकती हैं। तो ये जो हमारा, जब हमें ये पता लग गया कि हमें चेक करना चाहिए कि हमारे नाम पे कितनी सिम है, या हमें चेक करना चाहिए, हमें अपने फैमिली ट्री निकालना चाहिए, ताकि हमें ये पता हो कि ये हमारे फैमिली ट्री के अंदर। अच्छा, अगर 1 साल के बाद अपने दांत आंख का चेक कराने जाते हैं, तो 1 साल के बाद ये चेक कराना हर्ज तो नहीं है ना, जो कि आपके अपने फिंगर टिप पे। वैसे भी तो दिन में 8 घंटे फजूलियात देख रहे हैं ना, कर लो तो आप ये जो करना। और फिर ये कि रिपोर्ट, एक और हमारे यहाँ सबसे बड़ा इशू ये है कि हम लोग रिपोर्ट करने में बड़े काहिल हैं। मैंने आपको बताया यार, बेटे मेरे साथ हो गया, मैंने उनको बताया पुप्पी के साथ ही हो गया, मैंने उनको सारे जहाँ को बताया, सिवाय इसके रिपोर्ट अबाउट इट, जहाँ पे उसको रिपोर्ट करना है, क्योंकि हमारा सिस्टम नहीं, हम उसको इग्नोर कर रहे हैं ना, हम उसको इग्नोर कर रहे हैं ना। तो हमारी रिपोर्टिंग जाहिर है बहुत जो है अंडरस्टूड है, आपको उसी अथॉरिटी के ऊपर फौरी वापस भागना है। सही, फौरी वापस भागना है कि जनाब ये चीज ऐड हुई है और ये अब ये प्रॉब्लमैटिक है, और इसको आप जो है वो सॉल्व करें। इसको इतना ही संजीदा लेना चाहिए कि जैसे आपके घर में आके कोई आदमी चोरी करके चला गया या कोई चीज डाल के चला गया, अब आप बताएं आपके घर में कोई चीज आदमी मशकूक डाल के चला जाए, ऐसे ही है ना। अब पैनिक होगा या नहीं होगा? अच्छे लोग होंगे तो वो तो जाहिर सी बात है यही सोचेंगे ना कि भाई रिपोर्ट करनी चाहिए, बताना चाहिए, ये सारा कुछ करना चाहिए, और फिर बात हो जाती है। लेकिन अनरिपोर्टेड कितनी चीजें ऐसी होती हैं जो कि सामने नहीं आती है, सामने आए तो बंदा हैरान हो जाए कि इस तरह आपके घर में कोई पिस्तौल फेंक के चला जाए, सहन में आप बैठे रहेंगे खामोश?
हाँ ऑब्वियसली आप डर जाएंगे, आप नहीं जाएंगे ना कहीं ना कहीं, यार ये मेरा ताल्लुक नहीं। एक गाड़ी का आपके घर के बाहर खड़ी करके कोई चला जाए, आप शाम तक पैनिक होंगे या नहीं होंगे? यार पता नहीं वारदात की गाड़ी तो नहीं है, जाएंगे ना। तो ये भी तो इतना ही संजीदा है ना, ये भी इतना ही संजीदा है कि या आपके घर में कोई डाल गया है, राइट, या आपके घर से कुछ चुरा के ले गया है, तो आप इसको फॉलो अप नहीं करोगे, सॉर्ट आउट नहीं करोगे तो फिर नुकसान उठाओगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वकार भाई इसका इस मसले का हल क्या करें? क्योंकि अच्छा चले ये तो ये हो गया ना कि कोई अलग से किसी ने फैमिली ट्री में आपके साथ ऐड कर दिया, और अभी जैसे इमरान भाई कह रहे थे कि भाई आप कुछ पता नहीं आपका पासपोर्ट चाहे आपने बनवाया या नहीं बनवाया, लेकिन आपका पासपोर्ट कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो रहा है। तो एक तो ये कि जो इस तरह से आपके साथ इंसिडेंट हो गया कि कोई आपकी फैमिली ट्री में किसी ने कुछ ऐड कर दिया, बट ये कि कुछ लोग बाय चॉइस अपनी फैमिली ट्री जो है वो उसका इस्तेमाल करते हैं और उसमें लोगों को ऐड करते हैं, उन लोगों को बंदा कैसे जज करेगा? उनके साथ क्या किस तरीके से उनको आइडेंटिफाई करेगा? जो किसी की बेटियां बन जाते हैं या बेटे बन जाते हैं, वो क्या है? या इसका कानूनी प्रोसेस क्या है कि अगर किसी ने अपनी बेटी किसी को बनाना है तो वो फिर कानूनी तौर पर जाहिर है फिर वो दीगर अडॉप्टेशन के डॉक्यूमेंट्स और वो ऐड ऑन करेगी, बट वो रियल बच्चे बना लेते हैं उनको, ये क्या है? उसमें जो एडॉप्शन वाला एक जो मरहला होता है उसमें आपको जो ना वो वाले राइट्स नहीं दिए जाते कि जो आपके जो ना बायोलॉजिकल जो आपकी बायोलॉजिकल राइट्स नहीं होते। हाँ जाहिर है फिर वो बहुत सारी चीज़ें आप अवेल नहीं कर सकते। अच्छा लेकिन उसमें एक चीज़ और है, एक शरई मामला भी है और कानूनी मामला भी। उसमें फिर उसके फादर का नाम CNSE में उसके ओरिजिनल फादर का नाम आएगा। उस पर मैं अगर एडॉप्टेड उसका फादर हूँ तो एडॉप्टेड फादर का नाम उसके CNSE के ऊपर नहीं आ सकता। उसके बायोलॉजिकल फादर का नाम उसके CNSE पर आएगा, उसके बेफॉर्म पर आएगा, तो वो आपके तो फैमिली का हिस्सा है नहीं। वो सिर्फ आपके साथ रह रहा है। वो जो अडॉप्शन डीड हमने बनाते हैं या उसको रजिस्टर्ड करवाते हैं वो सिर्फ इस पर्पस के लिए, उसको लीगल करने के लिए हमारे साथ वो रिहाइश में है। चाहे वो लेकिन एटलीस्ट वो मेंशन तो है ना भाई कि ये तो एडॉप्टेशन वाली चीज होती है, एटलीस्ट उसमें कहीं ना कहीं मेंशन तो होता है ना। मेंशन होता है लेकिन नादरा में उसका फिर भी कोई रिकॉर्ड नहीं होता उसका। अच्छा, कि आपका एडॉप्टेड उसमें शो होगा लेकिन उसके आगे लिखा होगा कि ये एडॉप्टेड है। अच्छा, उसके लिए फिर अगर आप जो उसके तमाम नादरा की रिक्वायरमेंट है एडॉप्टेड की जो रजिस्टर्ड एडॉप्शन मांगते हैं, वो ऐसा नहीं कि आपने स्टैम्प पेपर के ऊपर बनाई और उसको नॉर्मली ये जो स्टैम्प मारी और उसको जाके दे दिया, ऐसा नहीं है। तो बहुत सारे लोग तो ये बताते ही नहीं है बकार भाई, वो तो कहते हैं अडॉप्टेड ही नहीं है, वो तो कहते हैं हमारा अपना बच्चा है। वो अब तो दूसरा वो एक आपस के लोगों की होती है अंडरस्टैंडिंग्स। कुछ लोग जो है ना वो ये शो ही नहीं करते कि हमारा अडॉप्टेड बच्चा है, वो उसको बायोलॉजिकल अपनी औलाद ही शो करते हैं, ये हमारा अपना बेटा है उसको। और हैं ऐसे केस, इवन हमारे खुद के दोस्त भी हैं, उनके मतलब एडॉप्टेड है लेकिन उनके NIC हर चीज़ के ऊपर वो है नाम फादर का। तो इसमें दूसरी बात ये जो आपने सवाल किया था कि कुछ लोग डेलिब्रेटली जो है ना वो किसी को अपनी फैमिली में शामिल करते हैं, वो इस चीज़ से हटकर एक पहलू और है, वो ये है और पूरी फैमिलीज बन जाती हैं वो जी, वो मैं और वो उनमें रह रहे होते हैं, उनमें रच बस गए होते हैं। उसकी मैं आपसे डिस्कशन जो कर रहा था ना वो एक टाइम बीइंग एंट्री है। अच्छा हाँ, वो जैसे हम 3-4 भाई हैं, 2 बहनें हैं, तो मैं एक जो ज़्यादा मतलब वो समझदार है, अपने आप को समझता है, उसने जो ना वो किसी से स्पेसिफिक चीज़ तय की, आप मेरा ये काम कर दो मैं आपका ये करवा दूंगा, पैसों की वजह हो सकता है, कोई दूसरा मुफाद उससे ले ले, तो वो उसको टाइमली उसके एंट्री करवाएगा अपने साथ और उसको खुद जाकर उसका जैसे ब्लड रिलेशन का वहाँ पर नादरा में पेरेंट्स आपने सुनी होगी कि जाओ जी कोई ब्लड रिलेशन अपने साथ लेकर आओ। एक बंदा आपका क्लेम करा जी मैं इसका भाई हूँ, मेरी वल्दियत ये मेरे दादा का वो CNSE ये डोमिसाइल PRC वहाँ पर पहुँच गया, वो बोलेगा अब लेकर आओ किसी को, वो जिसके साथ ऑलरेडी उसकी कमिटमेंट है वो तो जाएगा, बोलेगा हाँ जी है मैं आ गया हूँ, लो मेरा अंगूठा, उन्होंने उनको डाल दिया। अच्छा वो उन्होंने तो उसमें ऐड कर दिया, लेकिन वो जो टाइमली एंट्री को मैं इसका नाम दे रहा हूँ, वो टाइमली एंट्री ये है कि उसका एक पर्पस है। अच्छा, मुझे इतने टेन्योर के लिए जो ना वो बस इसमें रहने दो, बाकी मैं चला जाऊंगा, फिर आप वो अपना देख लेना। वो यही वाली बात होगी इमिग्रेशन वाले पर्पस के लिए, बंदा यहाँ से मूव कर गया, लेकिन तो जब वो जब जाएंगे और पासपोर्ट ले लिया उसने और वो फिर निकल जाएंगे फैमिली, उसने पासपोर्ट ले लिया, वो चला गया, अब उसका यहाँ से कोई वो लिंक, और अगर वो नहीं जा पा रहा या नहीं जा पा रही, अभी वो स्टक है मतलब ठीक है ना, और वो उसी फैमिली ट्री के साथ है और उसका नहीं बन रहा सिनेरियो, तो फिर क्या होगा? मैं उस तरफ आ रहा हूँ। वो एक तो उसने ये यूज कर लिया, बंदा यहाँ से चला गया, उसके बाद फिर एक आसान सा जो आज के दौर का तरीका है ना, हर चीज़ हमारे मोबाइल्स के अंदर है। इसी तरीके से नादरा की जो एक आईडी है, मोस्टली लोग इससे अवेयर भी होंगे, कितनों ने इसके ऊपर आईडी बनाई हुई है, उस पर पाक आइडेंटिटी के नाम से गूगल के ऊपर भी अवेलेबल है, प्ले स्टोर पे तमाम जगह पे अवेलेबल है। उसके ऊपर आप जाकर अपना CNSE नंबर, फ़ोन नंबर, फिंगरप्रिंट्स, तमाम जो उनकी रिक्वायरमेंट उसको फुलफिल करके आप अपने तमाम जो आपकी सिबलिंग्स हैं, ख़ानदान, माँ बाप, उन सबको आप अपना खुद ऐड करते हैं। उसके अलावा आप उसमें आपको एक्सेस मिलता है कि आप अपनी फैमिली ट्री को खुद देख सकें विदाउट एनी कॉस्ट ना। एक तो एक होता है कि आपने अप्लाई करके निकलवानी है, फिर वो आपको PDF आएगी, आप उसका प्रिंट लेंगे, लेकिन फिंगर टिप्स के ऊपर है, आप खुद देख सकते हैं।
एक तो ये तरीका है कि ईयरली चेक कर लें, मंथली चेक कर लें। हमारी बदकिस्मती से कौम के अंदर ये चीज़ है कि जब तक हमारे सर पर कोई ठोकर आके लगे नहीं ना, जब तक कोई आपको आकर बताए ना कि भाई हेलो आपके साथ तो ये कुछ हो रहा है, तो आप कहते हैं ये कब कैसे हुआ? हो गया, कब हुआ? ये मैंने कब किया, ये फलाने ने, जैसे इमरान भाई ने बड़ी जबरदस्त बात बताई कि भाई बहुत सारे लोग के पासपोर्ट भी चल रहे होंगे, नहीं ये पता ही नहीं। अच्छा इमरान भाई, अभी जिस तरह से वकार भाई ने ये पूरा सारा सिनेरियो बताया फैमिली ट्री का, अब जो जैसे जो बच्चे होते हैं, यानी कुछ लोगों को ऐसा होता है ना कि बचपन से ही वो फिर अडॉप्ट कर लेते हैं, या मतलब अडॉप्ट से मुराद ये कि बचपन से ही वो अपनी फैमिली ट्री में शामिल कर लेते हैं और डेलिबरेटली करते हैं। उनको पता होता है कि हाँ यार इनको हमने शामिल किया है, और फिर वो वहीं वो ग्रो अप होते हैं, वो बच्चे या बच्चियां जो भी वो पैसों के बस लेते हैं। तो ये कितना खतरनाक होता है मुल्क के लिए, सोसाइटी के लिए, क्योंकि आपको तो पता नहीं होता कि वो बच्चा आपने किस पर्पस के लिए लिया हुआ है, किस पर्पस के लिए रखा हुआ है। कि हमारा ज़रा एक मेंटल हेल्थ सेंटर है, हमारे पास हज़ारों बच्चे हम साल के देखते हैं। जितने ये अडॉप्टेड केस है ना, बड़ी मेजॉरिटी बच्चे आते हैं, एक टाइम आता है वो कहता है मेरा असल बाप कौन है, मेरी असल माँ कौन है, प्लीज मुझे बता दे मेरा असल बाप। और फिर माँ बाप भी कहते हैं यार हमने 18 साल लगा दिए, हमने 16 साल लगा दिए, हमने 14 साल लगा दिए, हमने जान दे दी, हमने फलाना दे दी। वो कह रहा अच्छा नहीं मुझे बता दें। अभी मेरे पास एक और अभी केस आया, वो बच्ची जो है अडॉप्टेड है, उसको बताया ही नहीं। अब उसकी शादी होने वाली है, अब वो कह रहे हैं कि अभी बता दें, कैसे बता दें, आज कैसे बता दें, बता। अब वो बच्ची कहेगी कि आपने मुझे 18-19 साल मुझे धोखे में रखा, कि यही कह के और वही रियल डॉक्यूमेंट बनाया। कुछ केसेस में ऐसा होता है ना, इन केसेस में तो फिर वो बड़ा एक्यूरेटली काम करते हो, बताते ही नहीं है। ये भी कब तो तक, ये मैं बता रहा हूँ ना, ऐसा हो नहीं सकता, तो ऐसा हो नहीं सकता कि 20 साल नहीं निकल आएगा ना। एक देखिए औरतों में खुसफुस की भी तो बहुत आदत होती है ना, जब हो रही तो पता कौन है, हमने तो कभी नहीं देखा था, तुम्हें पता है अचानक ऐसे हुई थी कि भाई गुजरावाला गई थी वापस आई तो बच्चा ले आई, ऐसा तो नहीं होता ना जिंदगी में। कोई तो देखता है ना सारे इसके ऊपर, तो ऐसा ही होता है कि मैं फला जगह पे थी वो और निकला, ये वो हो क्या गया। होता है कि वो निकल आती है, वो बात नहीं छुप सकती ना। अच्छा अब जब ये बच्चा कंफ्यूज हुआ, जब ये बच्चा फ्रस्ट्रेट हुआ, जब ये बच्चा इरिटेट हुआ, जब ये बच्चा बागी हुआ, अब इससे जो दिल चाहे करा ले। वो जब आप कह रहे हैं ना, अब आप इसके अंदर आग लगी हुई है ना, बगावत है कि मुझसे झूठ बोला गया, मेरे माँ बाप को छुपाया गया, मेरे माँ बाप कौन है, मेरे साथ ऐसा क्यों, सारा भूल जाएगा कि कितने लाभ उसका नाजो नाम में पाला हुआ है। उस देखिए ये बेसिक है ना, एक इंसान को अपनी बेसिक पता, उसकी अंदर की ख्वाहिश मुझे पता हो ना, फिर क्या होता है ये बच्चा यूज हो सकता है, बच्चा या बच्ची यूज हो सकता है, क्योंकि वो बागी है, वो बागी है। अब वो जिसके हत्थे लग जाए वो फिर उस तरह से ग्रूम करते हैं, प्रोग्रामेबल हो गया ना, वो सजेस्टेबल हो गया वो, तो अब इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। ये इसके दूसरे पहलू हैं कि जिसके ऊपर इसको हमने देखा इस तरह के बच्चे नशे के लिए बड़े इस्तेमाल हुए, क्योंकि उन्होंने नशा लेना शुरू किया, फिर वो नशे के सप्लायर बन गए। अब वो इसका मतलब है वो पूरे बेचारे, उनकी हलाकत क्या है, आखिर में मौत है, कि नशे का अंजाम आपको पता है क्या है, इसी तरह जुर्म में चले गए। अच्छा, और फिर अगर ये किसी का बड़ा हाथ है तो इनको जाहिर है अपने मफादात के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है, उठाया जा सकता है इन बच्चों को। सही, चले जी बहुत शुक्रिया। अभी हमारा जो टॉपिक है उसका टाइम एंड अप हो गया, और मेरे ख्याल में ये इतना वास्ट, इतना लंबा टॉपिक है कि इसके ऊपर जो जितनी भी डिस्कशन की जाए वो काफ़ी नहीं है। वकार भाई कंक्लूड, जल्दी से कंक्लूड। इसका सोल्यूशन की तरफ मैं थोड़ा सा जाते चाहता हूँ कि इनको बता दूं। एक तो नादरा का मैंने बताया कि आपने जो ना अपना SMS लिख के भेजना है, NIC नंबर और इजरा की तारीख, उस पर आपको रिप्लाई आ जाएगा, वो आपकी कंप्लेन जो है वो चलती है। इसके बावजूद अगर आपको वहाँ से कोई सुनवाई नहीं होती तो फिर कोर्ट का रास्ता खुला है आपके पास। अच्छा, ठीक है, वहाँ पर आप आकर जो है नादरा के अगेंस्ट वहाँ पर अपना केस करेंगे, जिस पे नोटिस होंगे, उस फिर आपकी जजमेंट डिग्री, आपके जो शवाहिद आप देंगे उसके पर आपका होगा। इसके लिए मोहतसिब के पास भी जा सकते हैं? मोहतसिब का सर डोमेन नहीं है, वो डोमेन नहीं है, लेकिन वो मोहतसिब का तो ऐसा हाल है कि वो गैस बिजली के मीटर सारे कुछ ही कर रहा है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कोई नहीं है। अच्छा, सुनवाई नहीं है, सुनवाई मतलब उसके ऑर्डर कर देते हैं वो, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं है। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा, ये जो नेम ऑफ बाद में जैसे बच्चे का पता चला मेरे वालिद हो रहे हैं, इसके लिए भी लोग कोर्ट में आते हैं। अच्छा, फॉर द करेक्शन ऑफ नेम इन ऑल रिकॉर्ड इंक्लूडिंग नादरा, एकेडमिक सर्टिफिकेट्स, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इंटरमीडिएट, यूनिवर्सिटी लेवल तक लोग। हमने ऐसा केस आया था, मुझे इसलिए वो बीच में बताना, मैंने ऐड करना उसको मुनासिब समझा कि बच्चा जो ना 22 साल की उम्र में आता है, उसकी तमाम एकेडमिक वो जो क्वालिफिकेशन है तकरीबन वो पढ़ चुका है, सारा कुछ अपनी जॉब कर रहा है, उसके ताया का जो ना नाम उसके फादर के नाम से NIC पर मौजूद था, बायोलॉजिकल फादर का नहीं। तो उन्होंने कोर्ट में केस किया करेक्शन के, वो 2-3 महीने में उसका खैर वो
काम हो गया था, ओरिजिनल फादर का नाम उन्होंने इसके ऊपर दे दिया। प्ली क्या ली कि ये जो है उस वक्त हमने ले लिया था, सादा लोग थे पहले, 22-25 साल पुरानी अगर बात करें तो उस वक्त ये चलता था। तो मैं चाहता हूँ उस पर तमाम लोग जिनका है उसको दुरुस्त करवाएं। ये शरई तौर पर भी ये ममनू है, कानूनी तौर पर भी ममनू है। उसको एज अ अडॉप्टेड चाइल्ड ही रहने दिया जाए नादरा के रिकॉर्ड में कि ये अडॉप्टेड है। सही, तो ये बेहतर होगा। और हम लोगों का जिम्मेदारी है कि हम खुद चेक करें कि हमारी फैमिली ट्री में कौन सा शख्स मौजूद है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये हमारी जिम्मेदारी है, हम चेक करें कि हमारी फैमिली ट्री में कौन सा शख्स मौजूद है और उसको रिपोर्ट ज़रूर करें। वकार भाई बहुत शुक्रिया, आप शो पे आए और बहुत सारी मालूमात जो है वो आज आप तक हमने पहुँचाई। और हमारी कोशिश यही होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपके साथ में शेयर की जाए। तो शो के टॉपिक का जो है वो टाइम हो गया एंड अप। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर कुछ बात करेंगे कि इतने बड़े बड़े हादसे लोगों के साथ हो जाते हैं और वो लोग वैसे नहीं होते, तो ऐसा क्या होता है कि लोग कहते हैं कि ये हम कैसे कर सकते थे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि ये काम मैंने किया हो या ये काम मुझसे करवाया गया हो। बात हो रही है हैप्नेटिज्म की। जी हाँ, वापस आएंगे तो इस पर बात करेंगे कि हैप्नेटिज्म क्या है। स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो जनाब, ब्रेक पे जाने से पहले जिस तरह से मैं आपसे बात कर रही थी हिप्नोटिज्म की या हिप्नोसिस की, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर बिलीव ही नहीं करते। जैसे पहले मैं नहीं करती थी, मैं कहती थी नहीं 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 ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे कैसे पॉसिबल है। तो लेकिन इशू ये होता है कि आजकल अभी जो हमारे गेस्ट बैठे हुए थे थोड़ी देर पहले, वकार भाई, जब मैंने जिक्र किया कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हिप्नोटिज्म पर है, तो उन्होंने कहा कि भाई कोर्ट में भी ऐसे बहुत सारे केसेस हो रहे हैं। एक वकील से कोई बंदा 25,000 रुपये लेके चला गया और वो हिप्नोटाइज करके चला गया। तो मतलब अकल दंग रह जाती है, बंदा हैरान हो जाता है कि भाई ये क्या प्रोसेस है। और क्योंकि थोड़ा बहुत इससे मैं इफेक्ट हुई हूँ, इसलिए मैं अब इसके ऊपर बिलीव करती हूँ। और इस पे बात करने के लिए इमरान भाई के साथ हमें हमारे जो है बहुत ज़बरदस्त गेस्ट ने ज्वाइन किया है। इकरा हमारे साथ मौजूद है और युस्रा हमारे साथ मौजूद है। वेलकम टू द शो। मगर स्टार्ट करेंगे उरूसा, हाँ जी, वेलकम टू द शो। और मगर स्टार्ट करेंगे हम इमरान भाई से। अच्छा इमरान भाई, ब्रेक से पहले भी मैं आपसे इस बारे में बहुत सारी चीज़ें पता करी थी और आप इमरान भाई ने यकीन करें मुझे हैरान कर दिया। मतलब मैं हैरान हो गई। इनफैक्ट मैंने कहा इमरान भाई मुझे डर लग रहा है, मैं जा रही हूँ। जनाब इमरान भाई ये बताएं, वाकई ये तो एग्जिस्ट तो करता है और करता है। किस तरीके से किन लोगों पर ये जो है वो असर करता है और कब तक कर सकता है, कितनी टाइम, मतलब कितनी देर तक, 1 घंटा 2 घंटा या सालों? अच्छा, दुनिया के अंदर कोई ऐसा शख्स नहीं है जो हिप्नोटाइज ना हुआ। अच्छा, दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं है जो हिप्नोटाइज ना हुआ हो। अच्छा, उसका रीज़न ये है कि जैसे हमारा दिल धड़कता है, हाँ, ऐसे हमारा दिमाग धड़कता है। अच्छा, जब हमारा दिमाग धड़कता है, हाँ, तो जब हमारे दिमाग की धड़कन, हाँ, की पल्सेशन पर सेकंड, हाँ, 4 और 7 के बीच में आती है, हाँ, यानी 4 और 7 के साइकिल पर सेकंड, हाँ, तो हम सजेस्टेबल बन जाते हैं, हम प्रोग्रामेबल बन जाते हैं। उसकी 1-2 एग्जांपल्स, 3-4 एग्जाम्पल्स मैं आपको बता देता हूँ। जब हम सोने के लिए जा रहे होते हैं और बिल्कुल एंड के ऊपर हम नींद के अंदर पहुंच चुके होते हैं, उस वक्त कोई आवाज़ दे रहा होता है और हमारी आवाज़ सुनाई दे रही होती है लेकिन हम उठना नहीं चाहते। उस वक्त हमारी पल्सेशन नींद से पहले वही होती है। जब आप सुबह को उठते हैं, आपने देखा कि आप अलार्म लगाते हैं, 7 बजे का अलार्म लगाया, आपको 6:59 के ऊपर आपकी आँख खुली, 7 बजे का वो अलार्म बजा और आपने उसको दबाया और आपको ये पता है कि ये फिर बजेगा, लेकिन आप उठना नहीं चाह रहे। ये वही है जो 4 और 7 के बीच में। आपने किताब पढ़ रहे थे, किताब पढ़ते पढ़ते आप उस किताब के किरदार में खो गए, हाँ, ये वही एक स्टेट है। आप मूवी देख रहे हैं, मूवी देखते देखते आपको लगा कि मैं उस मूवी के अंदर हूँ, मैं वहीं घूम रहा हूँ। ये आपके साथ रहता है। अच्छा, आप बैठे हुए हैं, आप कोई बात करना चाहते थे, आपसे पहले किसी ने आपको बात कर दी, आप किसी को डायल करने वाले थे, उसका फ़ोन फ़ौरन वापस आ गया, हाँ, आप ही के पास आ गया। ये वो हाँ, नहीं, मैं तो आपको साइंस, हाँ, बता रहा हूँ कि हाँ, इस वक्त जो मेरा ब्रेन है, हाँ, उसकी धड़कन 4 और 7 के बीच में। तो जब मेरी 4 और 7 के बीच में होती है तो मैं सजेस्टेबल हो जाता हूँ, मैं प्रोग्रामेबल हो जाता हूँ। ऐसा आपने नहीं देखा कि एक शख्स 1-1 घंटा तकरीर कर रहा है, लाखों लोग बैठे हुए, सब पढ़े लिखे बड़े बड़े आलिम फाजिल बैठे हैं, वो किस खुशी के अंदर बैठे हुए हैं? इस वक्त वो स्टेट कौन सी है? आपने कव्वाली के अंदर अक्सर देखा होगा कि लोग बैठे हैं, वो बस वो झूमे जा रहा है, झूमे जा रहा है, झूमे जा रहा है। आप कह रहे हैं ये हाल जो है वो आया हुआ है उसके ऊपर। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जो शख्स कभी सोया है और कभी उठा है, हाँ, वो हिप्नोटाइज के उस प्रोसेस से गुजरा है। यानी क्या हुआ? सजेस्टेबल हो गया। अब मेरे जैसे एक मास्टर ट्रेनर को जब ये पता लग गया, हाँ, तो मैं इसको क्रिएट कर सकता हूँ। मैं फोकस ऑफ अटेंशन से 5 हवास की बुनियाद पे मैं ये स्टेट क्रिएट कर सकता हूँ
और जब मैंने सजेस्टेबल बना लिया, जब मैंने प्रोग्रामेबल बना लिया, तो मैं प्रोग्राम कर सकता हूँ। तो मैं आपको प्रोग्राम कर सकता हूँ, मैं आपको सजेशन जो है वो दे सकता हूँ। और फिर ऑब्वियसली अगर मैं अच्छा आदमी नहीं हूँ तो फिर मैं ऐसी मनफी किस्म की चीज़ें दूंगा जिससे मैं ऐसे फ़ायदे उठाने की कोशिश करूँ कि जो कि नाजायज़ होंगे और गैर शरई होंगे। ये हम सब, हर आदमी किसी ना किसी टाइम के ऊपर ऐसी स्टेट में आता है। 3 दफ़ा आपको कोई कह रहा है आप गुम हैं, उसे कहा हाँ बुलाया था क्या, अच्छा मुझे तो आवाज़ नहीं आई, ऐसा ही है ना। वो एक ऐसी क्लास स्टेट है कि जिसके अंदर सजेशंस यूँ जाती हैं। जिस वक्त आप बच्चे, मेरे पास बच्चे आया, कह लगे देखे यार ये कह रहा है दादी मनहूस है। अब जी दादी मनहूस है, मैंने तो कभी नहीं बताया अपने बच्चे को, पता नहीं देखा वो दादी ज़ाहिर है घर में एक फसाद मचा हुआ है। ड्रामा देख रही थी खातून और उसके अंदर वो खोई हुई थी। बच्चा यहाँ पे बैठा हुआ था, बच्चा भी देख रहा था, बच्चे को आप जो है वो सपोर्ट भी कर रहे थे। और उसके बाद आपने फ़ोन उठाया और आपने भी वही कहानी करनी शुरू की जो अपनी सहेलियों के साथ, यार मेरी सास यूँ होती है, मेरी फलाना होती है, दिमागा होती है, तो होती है। ये सारी चीज़ें आपने क्या की, उसको प्रोग्राम की। 7 साल से पहले का बच्चा तो वैसे ही प्रोग्रामेबल होता है, स्लेट होता है, वाइट पेपर होता है, जो दिल चाहे लिख दे। अब उसने क्या किया, एकदम जब अपने दादी को देखा, दादी तुम तो मनहूस। अब दादी को भी बम फटा, अम्मा को भी बम फटा कि यार ये सजेस्ट कैसे हो गया ना, ये कैसे चली गई। तो जब हम उस 4 और 7 के बीच में जाते हैं ना, तो हम 70 साल के हों, हम PhD हों, हम आकिल व बालिग हों, हम वही वाइट पेपर बनते हैं जिसके ऊपर ये सजेशन लिखी जा सकते हैं। इसको हिप्नोसिस कहते हैं। सही। तो चलिए जनाब, अब ये किन लोगों के होता है और कब तक हो सकता है और इससे लोग क्या क्या फ़ायदे उठाते हैं, ये जानेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तो हमारे साथ हमारे पैनलिस्ट मौजूद हैं, इमरान भाई हैं, इकरा हैं और उरूसा मौजूद हैं। इकरा, आप ये बताएं कि इससे निकलने का तरीका क्या है? मतलब अगर किसी को पता है कि भाई जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ, आपको पता चल जाता है ना कि अब आप पहचान गए कि यार फला बंदा जो है वो इस चीज़ का मास्टर है या फला शख्स जो है ये टेक्निक जानता है, तो वो मुझे कर सकता है हिप्नोटाइज। तो आप कैसे बचेंगे उससे? देखिए, पहली चीज़ जो है, एक चीज़ जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है वो पर्सनालिटी टाइप भी है। ठीक है, कुछ पर्सनालिटीज़ एनालिटिकल होती हैं जिनको ट्रांस में लेके जाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बिकॉज उनका माइंड जो है वो बहुत लॉजिकल थिंकर्स होते हैं वो। ठीक है, और जो थोड़े से पार्टी टाइप लोग होते हैं, ठीक है, उनको जो है वो ट्रांस में लेके जाना ज़्यादा आसान है। तो सबसे पहली तो ये चीज़ है कि आपका पर्सनैलिटी टाइप क्या है। जब हम हिप्नोसिस या हिप्नोथेरेपी में किसी क्लाइंट को ले भी रहे होते हैं तो सबसे पहले हम ये भी देखते हैं कि उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, क्योंकि फिर उनके जो डायलॉग्स हैं, जो एफर्मेटिव सेंटेंसेज हैं, जो हमने ड्यूरिंग द हिप्नोसिस या हिप्नोथेरेपी करना है, वो फिर अलग बनते हैं कि उनको उस ट्रांस में लेके जाने के लिए, जैसे अगर कोई एनालिटिकल है, लॉजिकल थिंकर है, तो हम उसको जो है जैसे काउंटिंग करवाएंगे, पहले फॉरवर्ड काउंटिंग करवाएंगे, बैकवर्ड काउंटिंग कराएंगे। पहली चीज़ तो पर्सनालिटी टाइप। दूसरी चीज़ कि हम किस तरीके से अपने आप को बचा सकते हैं, जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ भी है और बड़ी कॉमन भी है कि इफ़ यू आर इन प्रेजेंट, तो आप किसी भी ट्रांस में जाना आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। अगर आप अपने सारे सेंसेस को अपने प्रेजेंट में रखते हैं, हेयर यानी देन एंड हेयर में रहते हैं, अभी के उसमें रहते हैं, आपको पता है कि आपके एनवायरनमेंट में क्या है, आप कॉन्शियसली आपको पता है कि कितने लोग हैं, क्या कलर है, आपने क्या पहना हुआ है, आप अपनी फीलिंग्स को असेस कर सकते हैं, तो फिर आपका देन एंड देयर ट्रांस में जाना जो है ना वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है एज कम्पेयर टू फॉरेन से, जैसे हम लोग डिफरेंट क्राइम्स में देखते हैं। अब जैसे बैंकर्स की अभी एक बात हो रही थी, मिसाल हो रही थी कि वो बैंक में, तो वो बंदा अपनी किसी सोच में होगा, वो स्टेट में होगा, उन्होंने ट्रिगर देख लिया कि भाई हाँ भाई ये बंदा जो है, उस एनालिसिस कर लिया कि ये अभी उस स्टेट में, उनसे थोड़ी सी बात करके उन्हें पता चला, उन्होंने जो है उसको उस ट्रांस में उस डेल्टा वेव्स अपनी आवाज़ के जरिए डिफरेंट विजुअल क्यूज के जिस जरिए भी उन्होंने जो है उसको उस ट्रांस में भेजा और उनसे पैसे ले लिए, जो भी कर लिया। तो इंपॉर्टेंट है कि आपको प्रेजेंट में रहना है, देन एंड हियर एंड नाउ में रहना है आपको। अपने सेंसेस, जितने भी आपके 5 सेंसेस हैं, उनको इस्तेमाल करते हुए अगर आप हियर एंड नाउ में हैं, माइंडफुल हैं आप, तो फिर आप जो है इस तरह की चीज़ों से बिल्कुल। इससे बचने के लिए आपको ना बहुत मजबूत किस्म का जहन चाहिए, और ये जिस तरह बात की ना इकरा ने कि हियर एंड नाउ में रहना बड़ा ज़रूरी है। कभी ट्रस्ट ना करें कि अगर आपको थोड़ा सा भी अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, आपको लगता है कि नहीं ये कुछ जो मेरे साथ हो रहा है या ये जो कुछ मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ ये ठीक नहीं है, तो इसके लिए आपको ना माइंडफुल रहना है, प्रेजेंट रहना है। और ये जो बात की ना कि जो लोग लॉजिकल होते हैं, वो थोड़ा सा उनको देर लगती है इस ट्रैप में आने में, और जो दूसरे टाइप के लोग होते हैं वो जल्दी से ट्रैप भी हो जाते हैं और वो जल्दी से फिर सारी चीज़ें करने भी लग जाते हैं। बट मुझे नहीं मालूम कि जब आप हिप्नोटाइज हों तो उसके बाद जब ये ब्रेकआउट होता है आपका, तो आपको सारी चीज़ें याद आती हैं या नहीं आती हैं? उरूसा, अगर इस हवाले से आपके पास कोई रिसर्च हो या कुछ हो तो ज़रूर शेयर कीजिए कि आफ्टर दैट आपको वो सारी चीज़ें याद आती हैं या नहीं आती हैं, क्योंकि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है और मैं ये फील करती हूँ कि आपको एक एक चीज़
सारी चीज़ें करके याद आ जाती हैं कि मैं यहाँ इफ़ेक्ट हुआ, अच्छा मैंने यहाँ पर मैं रुका तो फिर ये मेरा दिमाग कहीं गायब हो गया, फिर ये मुझसे काम करवाया गया होगा, अच्छा ठीक है मैं यहाँ पर जो है वो स्टक था, तो ये व्हाट डू यू थिंक ऑन दैट? अगर हिप्नोसिस की ज़बान में बोलूँ तो एक होता है पोस्ट हिप्नोटिक सजेशन भी होता है, जिसमें हिप्नोसिस के दौरान जो आपको सजेशंस दिए जाते हैं उसके बाद अगर आपको कोई एक ख़ास ट्रिगर मिले तो आप वही हरकत करना शुरू कर देते हैं। ये भी एक तरीका है सजेशंस को डालने का कि आपको उसके बाद भी आप वही अगर ट्रिगर आए तो यू कीप ऑन डूइंग द सेम थिंग जो आपको उस कैफियत में हिप्नोसिस में सजेशन दी जाती है। अब जहाँ तक याद आने की बात है, ये समटाइम्स यू डू रिमेंबर, लेकिन बात सारी है अगर हिप्नोसिस के दौरान आपको ये बोल दिया जाए, सजेशन दिया जाए कि यू विल नॉट रिमेंबर दिस, तो आप बाज़ों का अभी देखते हैं वर्कशॉप के बाद आप देखते हो आप अब ये सजेशन देने के बाद आपको याद ही नहीं होगा, आपकी किताब सामने है लेकिन आपको नजर नहीं आएगी किताब सामने। अच्छा। तो ऐसा भी होता है। तो इट ऑल डिपेंड्स कि सामने वाला हिप्नोटिस्ट जो है वो क्या सजेशन दे रहा है और वो किस तरीके से सामने वाले शख्स को इनपुट कर रहा है चीज़ें। चलें, अच्छा इमरान भाई, ये ज़रा इसी के ऊपर यही सवाल मैं आपसे भी कंटिन्यू करूँगी कि क्या याद आ जाता है, क्या आप उन लोगों को पहचान जाते हैं कि अच्छा भाई ये बंदी थी या फला बंदा था, वो मेरे घर आया था या मैं उनके घर जब गई हुई थी तो मेरे साथ ये वाक़यात हुए थे, इसकी क्या हकीकत है वैसे? देखिए अभी मैं इसका जवाब देता हूँ। बस एक आपसे बात मुझे पूछनी थी। मुझे आपको कल कॉल करना है तो मैं प्रोग्राम के बाद कर लूँ या लंच या इवनिंग सही है? फिर इसका मैं जवाब दे देता। अभी मुझे क्विकली याद आया तो मैंने कहा भूल नहीं जाओ। आप मुझे प्रोग्राम के बाद कॉल करें। ओके। आपने एक दफ़ा भी ये कहा कि ठरकी आदमी तो मुझे क्यों कॉल करेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं कहा। क्यों नहीं आया? क्योंकि आप मेरे भाइयों की तरह हैं। आई नो सवाल यू। ये है कि मैंने आपने इसलिए नहीं कहा कि मैंने आपको इल्यूजन ऑफ चॉइसेस दी थी। यानी मेरा मकसद था आप मुझे कॉल करेंगे और हाँ कह दें। अभी मैंने इल्यूजन ऑफ चॉइस कह दी प्रोग्राम के बाद, लंच के बाद या शाम, और आपने कहा कि आप ऐसे कीजिएगा कि प्रोग्राम के बाद कर लीजिएगा। ऐसे इस तरह के लैंग्वेज पैटर्न 81 से ज़्यादा हैं जो हिप्नोटिस्ट यूज़ करता है। मैंने मैं बाकी इसलिए नहीं बता रहा कि ताकि लोग इसका मिसयूज़ ना उठाएं। सही। यानी मुझे आपसे हर हाल में कॉल बात करनी है। ठीक है। मैंने आपको इल्यूजन ऑफ चॉइस दी है और आपने उसमें से 3 में से 1 मुझे चूज़ करके दे दी। आपके कॉन्शियस ने ये सोचा ही नहीं कि मैं क्यों कॉल करूँ, क्यों कॉल रिसीव करूँ, मैं क्यों बात जो है वो करूँ। राइट। अच्छा ये आपने तो कहा ठीक है भाई मैं किसी के साथ भी करूँगा यही जवाब देता हूँ। अच्छा। क्योंकि मैंने क्या किया, इल्यूजन ऑफ चॉइस दी है। ये मैंने एक पैटर्न आपको बताया। इस तरह के लैंग्वेज पैटर्न जब कंटिन्यूसली चल रहे होते हैं और सेम टाइम किसी न किसी चीज़ में फोकस कराया जाता है, ये होता है फोकस ऑफ अटेंशन। 5 हवास पे किसी पे भी मैं फोकस करा दूँ। ठीक है। बाज़ दफ़ा आपको नहीं पता होता मैं फोकस भी करा रहा हूँ साथ साथ, और इसके अलावा और बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं। सांस को मैच किया जाता है और आवाज़ को मैच किया जाता है, टोन को मैच किया जाता है, नज़रों को मैच किया जाता है, एंगल्स को मैच किया जाता है। उसके बाद वो बंदा लिटरली वो काबू के अंदर आ चुका होता है। आपका वो वाला जो सवाल था जिसके अंदर आपने कहा, ये अगेन इस बच्ची ने बिल्कुल सही बात कही है कि हमारी स्टेट होती है ना, चाहे वो कॉन्शियसनेस की हो या हमारी इनकॉन्शियसनेस या हिप्नोसिस की हो, इसमें भी माइल्ड मॉडरेट एक्सट्रीम होता है। यानी वो किस लेवल के ऊपर वो सजेशन दी गई है, कितनी डीप जो है वो दी गई है। अब जैसे मैं तो बहुत सारे जो है वो काम करता हूँ फौजियों के साथ, जहाँ पे मुझे एट द एंड मेमोरी डिलीट करनी है। अच्छा। हाँ, वो करनी है ना, क्योंकि वो ट्रॉमेटिक मेमोरी रखने का अब कोई फायदा नहीं रहा, वो एम्पिटेशन करनी है। तो अब अगर वहाँ पे क्या होगा, तो वहाँ पे तो सजेशन ही यही है कि मेमोरी वापस नहीं आएगी। तो फिर ये मेमोरी भी कैसे वापस आएगी कि मुझे क्या सजेशन जो है वो दी गई है। और कई जगह ऐसा है जहाँ पे ये वापस रिकॉल करानी है, ये पार्ट ऑफ अ सजेशन है। यानी पर्पस इसका ये है कि उसको ये याद हो, यानी मेमोरी वापस ही नहीं आएगी कि उस बंदे के साथ क्या हुआ। देखें ये हमारा जो कंप्यूटर है ना, ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आपके फोन का डेटा है, जैसा आपकी हार्ड डिस्क है। ये सारा वो डेटा है जिससे खेला जा सकता है। इसको लिंक किया जा सकता है, इसको रीप्रोग्राम किया जा सकता है, आपको एक नई कन्फिगरेटेड मेमोरी बनाई जा सकती है। इन केस 1% केस ऐसा होगा या 2% केस होंगे, अगर मेमोरी आ गई बंदे की किसी की, मतलब उसको याद आ गई, तो क्या होता है, मतलब कोई सर बेटा इतनी खतरनाक हो सकती है। देखो मेमोरी 3 तरीके की है। एक आप मुझे वाकया बता रहे हो जो बिल्कुल सही है, एक आप वाकया बता रहे हो जो बिल्कुल गलत है, झूठ है, और एक वाकया दोनों का कॉम्बिनेशन है। सही। लेकिन यहाँ के लिए हर चीज रियल है। यहाँ के लिए हर चीज रियल है। आपके हाथी देखा है,
हाथी बना सकते हैं, पिंक हाथी जहन में बना सकते हैं, हाथी की तस्वीर आ सकती है, गुलाबी रंग के हाथी की तस्वीर आ सकती है, गुलाबी होता नहीं लेकिन तस्वीर आ सकती है ना, ऐसा ही है ना। आपने देखा वो खवातीन जब चीखती, इतना बड़ा लाल बेग था, इतना बड़ा होता है लाल बेग नहीं होता, लेकिन उनको इतना बड़ा लाल बेग नजर आता है तभी इतनी जोर का चीखती है ना। इसके लिए असल और नकल कुछ नहीं है, इसके लिए हर चीज असल है। ये बिरयानी की तस्वीर देख के मुंह में पानी ला सकता है, ऐसे ही है ना। आप ड्रामा देखते हैं, आपको पता ही ना ड्रामा है, कॉमेडी है तो हंस रहे हैं, ऐसे ही कॉमेडी है तो हंस रहे हैं, अगर जो है वो हॉरिबल है तो आप डर रहे हैं, इमोशनल है तो आप आंसू आ रहे हैं, दूसरे दिन वही ड्रामा देख रहे हैं, ये भी पता है रिपीट ड्रामा देख रहे हैं, फिर आंसू आ रहे हैं। आता है या नहीं आता? क्योंकि इसको असल और नकल का नहीं पता, इसको हर चीज असल दिखाई जा सकती है। सही। इसी वजह से जो बंदा ये कहता है ना कि मैं अगर बहुत ज्यादा, मैं तो मेरा विल पावर बहुत अच्छा है, मैं बहुत लॉजिकल हूँ, मैं बहुत क्रिटिकल हूँ, मैं हिप्नोटाइजर नहीं हो सकता, कराने वाले के स्किल पर डिपेंड करता है। मैं सिर्फ समझता हूँ कि सिर्फ एक शख्स हिप्नोटाइज नहीं हो सकता जिसका सांस नहीं चल रहा। अच्छा चले जी, ये बड़ी जो है ना वो ज़बरदस्त बात की आपने कि भाई हम सभी जो है वो इस प्रोसेस के थ्रू गुजर चुके होते हैं या गुजरे होते हैं। अच्छा इकरा, लोकल जो कहते हैं ना कि लोकल किसी ने जो है वो किसी को हिप्नोटाइज कर लिया, फॉर द टाइम बीन आपने 2-4 घंटे के लिए किसी से पैसे लेने हैं, किसी से अपनी बात मनवानी है, किसी को अपने घर लेके जाना है या किसी को अपने घर बुलाना है, लाइक आपने उसकी नज़रबंदी कर दी, आप उसके घर जा रहे हैं और आप सबसे मिल के आ रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और जब आप गए वापस तो किसी को याद भी नहीं है कि भाई आप आए थे। ये जो कहते हैं ना नज़रबंदी, ये क्या होती है? देखिए नज़रबंदी इट्स अगेन एक फॉर्म है हिप्नोसिस ही की है कि आपने किसी को इस तरीके से उसके साथ रेपो बिल्ड कर ली। क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल हम लोकल्स की अभी बात करें कि कहीं बैठे हुए हैं कोई, सही है, अब आपने उनसे नॉर्मल बात करना शुरू की, सही है, आप उनसे पहले रेपो बिल्ड करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल थेरेपिस्ट भी ये करता है ना, हमारे पास क्लाइंट आते हैं तो सबसे पहले हम उससे ये थोड़ी कि मसला क्या है, क्यों है, किस लिए है, हम उससे नॉर्मल बातचीत करते हैं, उससे रेपो बिल्ड करते हैं, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता सेशन में अपनी तमाम कॉन्फिडेंशियल बातें हमें बताने लगता है, वो भी एक ट्रांस स्टेट है ना। तो सबसे पहले आपने अपनी रेपो बिल्ड करनी है। अच्छा, वो अपनी रेपो बिल्ड करते हैं, यानी कि आपको बताएंगे भाई आपका मसला मेरा मसला सेम है या जैसे भी उनका जो तरीके यानी पहले या तो वो आपको इमोशनल जो है वो उस तरह से आपके साथ इंटैक्ट होते हैं या इमोशनल आपके साथ में जुड़ते हैं, फिर वो क्यूज रेपुटेशन बनाते हैं कि वो बहुत ज्यादा क्यूज देंगे आपको, वो क्यू किसी तरीके से भी हो सकता है, बिल्कुल वो आपको फिर क्यूज देंगे और फिर आपको वो जो नजरबंदी आप कह रही हैं या हम हिप्नोटिक ट्रांस में एक स्टेट में कह रहे हैं, तो वो उसके अंदर ले जाएगा, फिर वो आप अपने उसको घर लेके जाएं, सोना चुराएं, आप कुछ भी करें। इसलिए ये चीज़ें अनएथिकल हैं। इसलिए कहा जाता है कि आपके अगर लाइसेंस नहीं है तो आप उसको ऐसे डॉक्टर के पास भी ना जाएं, यानी ऐसे थेरेपिस्ट के पास भी ना जाएं कि जिसके पास लाइसेंस ना हो, जो ये मेल प्रैक्टिस कर रहा हो, क्योंकि वो फिर ये चीज़ खतरनाक भी हो सकती है। वो आपसे कुछ भी करा सकता है। हम देखते हैं कि ये चीज़ 80% 90% खतरनाक ही होती है। लोगों के घर से चीज़ें चोरी हो जाती हैं, लोगों को पता ही नहीं होता, उनके घर में लोग आके चले जाते हैं, उनको उनके पूरे उनके साथ हादसात हुए होते हैं, उनको ये पता नहीं होता कि जी हो क्या गया हमारे साथ। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम बात करें ना, ये बेसिकली इनडायरेक्ट हिप्नोसिस कहते हैं इसको। एक तो डायरेक्ट हिप्नोसिस होता है ना कि आपने देखा होगा अक्सर पेंडुलम जो होता है वो घुमा रहे होते हैं और उसको कहते हैं इसको देखो, तो वो एक डायरेक्ट हिप्नोसिस है और भी तरीके हैं। और ये जब गुफ्तगू में करते हैं दैट्स कॉल्ड द इनडायरेक्ट वे ऑफ हिप्नोसिस, कि आप कम्युनिकेशन के जरिए जो है पहले आप उसको अपनी दुनिया में लेके आते हैं, पहले उसकी दुनिया में जाते हैं, फिर उसकी दुनिया में जाके आप उसको अपनी दुनिया में लाते हैं, जो भी आप चाहते हैं वो आप करवाते हैं। बट अगेन ये इसके बावजूद मैं कहूँगी जहाँ इसका एक ये नज़रिया हम देख रहे हैं, इसके अलावा हिप्नोसिस इज़ रियली बेनिफिशियल। यकीन करें हिप्नोसिस अगर क्योंकि हम यहाँ पे जो गुफ्तगू करें ना शायद देखने वाला डर जाए, लेकिन बात ये है कि जो हमारे पास भी लोग आते हैं वो थोड़े थोड़े डरे हुए होते हैं ये करने कि हिप्नोसिस पता नहीं क्या है ऑल ऑफ दैट। लेकिन हिप्नोथेरेपी अगर आप हिप्नोसिस करें अपने अपने इश्यूज के लिए इट्स वेरी इफेक्टिव, बहुत बेनिफिशियल भी है। आपकी एंजाइटी कम करने के लिए, आप वेट लॉस करना चाहते हैं, आप स्मोकिंग या कोई भी बुरी आदत छोड़ना चाहते हैं, उसके लिए बेनिफिशियल है। मेरे पास कुछ क्लाइंट्स थे एरोफोबिया, यानी कि जहाज़ में ट्रैवल करने के लिए ख़ास फोबिया था उनको, तो वो हिप्नोथेरेपी के थ्रू रिजॉल्व हुआ है। तो ये देखें ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हिप्नोथेरेपी सिगरेट भी छोड़ी जा सकती है। बिल्कुल, अच्छा बिल्कुल वही वाली बात है। आप एक रिलैक्स स्टेट, एक कैफियत, एक ऐसे स्टेट में उनको लेके जाएं, उसके बाद उसको ख़ास सजेशन
सजेशंस दें, और वो सजेशंस देखें, हिप्नोसिस में होता क्या है, आपके जो कॉन्शियस माइंड है उसको बाईपास करता है। हाँ। आपके तहते शऊर में एक ऐसा मैसेज डाल देता है जिससे वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं करता आपका माइंड कि सही है या नहीं। तो जब एक पॉजिटिव मैसेज आपके माइंड में जाएगा, आपके तहते शऊर में, तो फौरन एक्सेप्ट कर देगा। वो ये नहीं कहेगा ये सही है या नहीं, बस जो चला गया माइंड में वो कहता है यस सर, यस बॉस। सो जहाँ हम इसके डिस्कस कर रहे हैं, आई फील बहुत इफ़ेक्टिव भी है ये। और आप अगेन इनकी बात, इकरा की बात लेके चलूँगे कि अपने इर्द गिर्द देखें जो कि इस काबिल हैं लोग, जो कि ये इल्म जानते हैं और जो इसका सही इस्तेमाल करते हैं, और रिव्यूज़ चेक करें और फिर लोगों के पास जाएं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया इमरान भाई, इकरा और उरूसा जो है वो हमारे साथ मौजूद थे। एंड आई होप कि आज आप लोगों को इसके बारे में डिटेल पता चल गया होगा कि आपको कितना माइंडफुल रहना है और कितनी एहतियात बरतनी है। और जितनी इन्फॉर्मेशन होती है हमारे प्लेटफॉर्म से आप लोगों को मिले, इससे हमें बड़ी खुशी होती है। शो में या वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर मज़ीद कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक। तो जनाब इकरा हमारे साथ हैं और हमारे साथ उरूसा हैं। तो इकरा, आप सुनी रही थी इमरान भाई की बात, ये कितना ख़तरनाक जो है वो एक्ट है, कितना ख़तरनाक अमल है। मतलब इंसानियत के लिए इतना ख़तरनाक है कि एक बंदे को कहाँ से उठा के कहाँ पहुँचा देते हैं, और आपने जाना कहीं और है लेकिन आप किसी और स्टेट ऑफ माइंड में किसी और काम पर लग जाते हैं। मुझे ये बताएं कि क्या फिर जब आप इसके अंदर स्टक हो जाते हैं, जब आप हिप्नोसिस का शिकार हो जाते हैं और किसी भी बंदे के वजह से आप उसी के कहने पे चल रहे होते हैं, सारा कुछ वही कर रहे होते हैं, ये कैसे ब्रेकआउट होता है? और क्या फिर उसके बाद याद रह जाती हैं चीज़ें कि मेरे साथ ये हुआ था, ये सारा कुछ हुआ था? देखिए, बेसिकली जैसे अभी इमरान साहब ने कहा कि हम एक ऐसी ट्रांस स्टेट में चले जाते हैं, यानी हमारे ब्रेन में डेल्टा वेव्स जो है ना, वो जनरेट हो रही होती हैं। सही है। अब वो किस तरीके से जनरेट होती हैं कि कोई बहुत पोलाइट तरीके से एक आवाज़ की टोन में, या फिर विजुअली भी वो होती हैं, वो बॉडी मूवमेंट और क्यूज से भी होती हैं। जैसे ही वो क्यू ख़त्म होगा, जैसे ही वो चीज़ ब्रेक होगी, इंसान वापस आएगा, उस स्टेट से वापस आएगा। आपने उस बंदे को, उस इंडिविजुअल को कितनी देर तक उस स्टेट में रखना है, इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन हु इज़ डूइंग द हिप्नोसिस। ठीक है। और आप उससे क्या करवा रहे हैं। अब जैसे देखें, अब जैसे जहाँ पे अभी हम बात कर रहे थे ना कि अच्छाई जहाँ पर है वहाँ बुराई भी होती है। तो अगर आप बुराई के लिए इस्तेमाल करेंगे तो वो हम केसेस देखते ही हैं, लेकिन अगर आप अच्छाई के लिए इस्तेमाल करें तो एडिक्शन के क्लाइंट्स हैं हमारे पास, ट्रॉमा के क्लाइंट्स हैं हमारे पास, इवन बच्चों के जो डिफरेंट बिहेवियर्स होते हैं हम उनको भी इससे डील करते हैं। हम अक्सर पेरेंट्स को भी सिखाते हैं कि भाई जब बच्चा एक डीप स्लीप में चला जाए, वो एक स्टेज ऑफ स्लीप में चला जाए इतने टाइम बाद, तो आपने उन्हें कुछ एफर्मेटिव सेंटेंसेस देते हैं जिसके अंदर नहीं या ना या नेगेटिव कॉनोटेशन का कोई भी वर्ड इस्तेमाल नहीं होता, लफ्ज इस्तेमाल नहीं होता। फिर हम पेरेंट्स से कहते हैं कि आपने वो जो है वो बच्चे के जब वो स्टेट में हो नींद में, तो वो आपने दोहराना है और डेली बेसिस पे करना है, ताकि वो बच्चा जो है वो अनकॉन्शियसली उस चीज में वो बैठ जाए उसके, और वो जब जागेगा और जब वो उस बिहेवियर की तरफ जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो चीज़ जो है वो रुकेगी। जैसे अभी डॉक्टर साहब ने भी कहा कि एक ब्लैंक स्लेट होता है जिसको हम ग्रीक लैंग्वेज में टैबुला रासा भी कहते हैं। ठीक है। तो हम फिर जो लिखेंगे वो उसी तरीके से प्रोग्राम होगा और वो उसी तरीके से बच्चा आगे चलेगा। सही। उरूसा, आप क्या ऐड ऑन करेंगी, आप क्या समझती हैं? एक तो सबसे पहले ये ज़रूर बताइएगा, जैसे इससे पहले मेरे आपसे डिस्कशन हुआ था कि भाई ये एग्जिस्ट करता है और जो लोग यकीन नहीं करते एटलीस्ट उनको ज़रूर आप बताएं कि भाई ये इस चीज़ से आप अवेयर रहे। देखिए, जो हम मूवीज़ वगैरह में देखते हैं बाजू का बहुत ज़्यादा ड्रामेटाइज होकर दिखाया जाता है, लेकिन वैसे हिप्नोसिस इट डज रियली वर्क। और मेरे पास जो क्लाइंट्स आते हैं, हिप्नोसिस इट रियली हेल्प्स, आपकी मदद करता है, वेट लॉस में मदद करता है। कुछ लोगों जो कोई स्मोकिंग को छोड़ना चाहते हैं, बुरी आदत को छोड़ना चाहते हैं, उसमें काम करता है। फोबिया के केसेस आते हैं, उसमें काम करता है। बात ये है कि एक इल्म है, अब इल्म का बुरा इस्तेमाल भी हो रहा है, सही इस्तेमाल भी हो रहा है। तो आप इसको अपनी वेल बीइंग के लिए, अपनी मेंटल हेल्थ के लिए, एंजाइटी कम करने के लिए इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और जहां आपकी बात है कि मूवीज़ वगैरह में ये शो हो रहा है, डेफिनेटली कुछ हद तक सही भी है और कुछ हद तक बहुत ज़्यादा, मैं ये कहूँगी कि बहुत ज़्यादा ड्रामेटाइज करके भी दिखाया जा रहा है। सो दोनों पहलू हैं यहाँ पे। सही। अच्छा इमरान भाई, कितने अरसे तक किसी शख्स को हिप्नोसिस में रखा जा सकता है, हिप्नोटाइज किया जा सकता है? कितने अरसे तक किसी शख्स का इस्तेमाल किया जा सकता है इस टेक्निक के थ्रू? शादीशुदा मर्द तो सारी ज़िंदगी रहता है।
वो तो उस ट्रांस से बाहर जो है वो आया ही नहीं है। सही। अगर आप वक्ती तौर के ऊपर ये बात कर रहे हैं तो जब ये जो स्टेट है ना, इसको थीटा स्टेट कहते हैं, ये लाशऊर की स्टेट है, ये अनकॉन्शियस की स्टेट है। तो जिस तरह हर वक्त तक कॉन्शियस नहीं रहता, ज़ाहिर सोता भी है, सोता भी है, इसी तरह हर वक्त अनकॉन्शियस भी नहीं रहता। तो ये ब्रेन फ्रीक्वेंसीज जैसी कॉन्शियसनेस पे आती है, 10 एंड अबव के ऊपर धड़कन आती है, तो बंदा उस स्टेट से बाहर आ जाता है। सही। ये डिपेंड ये भी करता है कि आपने सजेशंस क्या दी, यानी कराने वाला करा क्या रहा है। यानी अगर मैं सेशंस कर रहा हूँ और थेरेपेटिक सेशंस कर रहा हूँ, जैसे मैं लूसिड ड्रीमिंग को यूज़ करता हूँ अपनी थेरेपीज के अंदर, तो उसके अंदर मैंने कितनी देर तक उसको रखना है, ये सजेशन के भी पार्ट हो सकता है। और बाज़ दफ़े जैसे मैंने आपको कहा, घंटों तकरीर सुन रहे हैं, एक मुकर्रिर खड़ा है और वो घंटों उसकी तकरीर सुन रहे हैं। एक अच्छे शायर की शायरी अगर समझ में आ रही है तो वो चल रही है, वो कवाली सारी रात चल रही है, और बंदा बैठा है, उसको कोई ख्याल नहीं आ रहा है कि मुझे भूख भी लग रही है, मुझे वॉशरूम भी जाना है, मुझे चीज़ें नहीं आ रहा ना, तो इसका मतलब वो उस स्टेट के अंदर इतनी देर तक है। तो वो जैसे ही वो कॉन्शियसनेस पे आएगा, शऊर के ऊपर आएगा। फॉर एग्जाम्पल हाल वालों को तो हम बड़ा ही कहते हैं, कवाली के अंदर जो हाल के अंदर झूमे जा रहा है, आप एक पिन लेके उसके चुबो दें, अभी आएगा बाहर, 2 गालियां देता हो, क्यों, क्या हुआ, वो शऊर के अंदर वापस आ गया, राइट, वो शऊर के अंदर वापस आ गया। जैसे हम आप एनेस्थीसिया करते हैं ना, एनर्जेसिया एनेस्थीसिया करते हैं, तो हम क्या करते हैं कि उसका ब्रेन से कनेक्शन खत्म कर देते हैं ना, यानी आपके सामने लग रहा है टाँके, लेकिन आपको पेन फील नहीं हो रहा है। जैसे ही कनेक्शन वापस आएगा। अच्छा, और आसान करके बताता हूँ, कितनी दफ़ा ऐसे होगा कि आपने किचन के अंदर काम कर रहे हैं, आप वैसे कोई पेपर पे काम कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं है, कोई अचानक है, अरे तेरे हाथ से खून बह रहा है, जैसे आपने खून देखा ना, दर्द वापस आ गया। अभी तक तो ना शऊर आया था, ना कॉन्शियसनेस आई थी, ना तवज्जो आई थी, ना दर्द आया था, लेकिन जैसे ही वो कॉन्शियसनेस वापस आई, आपने कहा यार, और पता लगा काफी खून बह गया, या चींटी जो है वो लग चुकी है, ये बहुत कॉमन है, पेपर से हाथ कट जाता है, किचन में हाथ कट जाता है, ये वही स्टेट है। ये वही स्टेट है जिसके अंदर आप सजेस्टेबल हैं, इतने सजेस्टेबल हैं, या आपका लाशऊर इतना हावी है कि आपको पता ही नहीं कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। तो ये डिपेंड ऑन द कॉन्टेक्स्ट, और करने वाला और हो जाने वाला भी। बहुत से लोग तो गुम रहना चाहते हैं ना, उस कैफियत के अंदर रहना चाहते हैं, तो वो भी अपने जो मेडिटेशंस होती हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा डीप मेडिटेशंस करते हैं, वो नेचुरली उन स्टेज के ऊपर ज़्यादा रहते हैं। क्रिएटिव लोग, आर्टिस्ट लोग, जो शाकार बनाते हैं, वो घंटों उसको जो है वो गुम रहते हैं, उसके अंदर उस सर्टेन काइंड ऑफ फील में रहते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया इमरान भाई, इकरा और उरूसा हमारे शो पर मौजूद थी, और आज हमने आपको बताया कि जो ये हिप्नोसिस होता है, ये किस तरीके से हो सकता है, एक्चुअली में ये है क्या, और ये एग्जिस्ट करता है। तो इस तरह के जो भी आपके साथ वाक़यात हों, उससे ज़रूर आप बचें। शो का टाइम एंड अप हो गया है। कल फिर आपके लिए टॉप स्टोरीज लेकर आएंगे। शो का फीडबैक देना नहीं भूलिएगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कीप वॉचिंग सिटी एट 10।